हिंदी साहित्य के सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। और जो बच्चे हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इतना नहीं पढ़ते हैं जितना कि हम मूल किताबों से पढ़ा रहे हैं, उनको इतना नहीं समझ में आ रहा है, तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन से अभी काफ़ी दूर हो। हाँ, हो सकता है आपको किसी को मेरी बात नेगेटिव लगे, लेकिन यही सच्चाई है। जो बच्चे बिल्कुल ऊपर-ऊपर पढ़ना चाहते हैं, ईज़ी-ईज़ी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं और जो केवल पीवाईक्यू या फिर एमसीक्यू पर आधारित रहते हैं, आजकल उनके लिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पेपरों के पैटर्न के अनुसार जिस तरह से बदलता हुआ पैटर्न है और जिस तरह से प्रश्न बन रहे हैं, उनके लिए हम रिवीजन क्लास या फिर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो बस इतना पढ़ लीजिए जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ। यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने आज क्लास की तरफ। छायावाद तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर छायावाद, जिसमें आपको रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कुछ बड़े-बड़े कवियों को यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे, जो कि हमारे सभी पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल भी बिना स्किप किए आपको पूरी क्लास ज़रूर देखना है। अगर आप स्किप करते हैं तो आप ही का नुकसान है। स्पीड में भी मत देखिए, मैं आपसे कहती हूँ नॉर्मल वे में अच्छे से पढ़िए। साथ में हो सकता है आपके पास टाइम है तो आप लिखते भी चलें, नोट्स भी बनाएँ। चाहे भले ही आपके पास किताबें हों, नोट्स हो, फिर भी आप बनाइए ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से रिवाइज़ हो जाएँ, याद हो जाएँ। तो चलते हैं अभी हम उत्तर छायावाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंद काव्य धारा तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद का दूसरा उन्मेष का नाम दिया है। सबसे पहले तो ये जो नामकरण है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। शुक्ल जी ने उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्य धारा का नाम दिया है। हजारे जी ने छायावाद का दूसरा उन्मेष कहा है। वस्तुतः 1930 ईस्वी के बाद हिंदी साहित्य में समानांतर रूप से कई काव्य धाराएं चल रही थी। 1930 के बाद की ये बात है, जब हिंदी साहित्य में केवल कोई एक वाद्य नहीं, जैसे भक्ति काल था, भक्ति काल के साथ में और कोई धारा नहीं चल रही थी, रीति काल के साथ कुछ नहीं था। लेकिन छायावाद के साथ-साथ हालावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, है ना? और नकेनवाद, ये अनेक कई वाद चल रहे थे। उत्तर छायावाद मानसिकता की दृष्टि से छायावाद से अत्यधिक भिन्न है। इसमें ना तो अध्यात्म और रहस्यवाद के प्रति छायावादियों जैसा आकृष्ट है और ना ही इनका प्रेम अशरीरी, पवित्र एवं श्रद्धामूलक है। यह कविता व्यक्ति की स्वाधीनता के भाव से रची गई है, जिसमें यौवन का अधैर्य केंद्रीय भूमिका निभाता है। ठीक है, इसमें यौवन का अधैर्य जैसे कि यौवन होता है, जो युवा अवस्था होती है, उसमें धैर्य नहीं रहता है, अधैर्य होता है, वही इसमें केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने उत्तर छायावाद को राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता कहा है तथा व्यक्तिवादी गीति कविता में विभाजित किया है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने दो भागों में विभाजित किया है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता और व्यक्तिवादी गीति कविता। जबकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने उत्तर छायावाद को तीन काव्य धाराओं में विभाजित किया है। व्यक्ति चेतना प्रधान, जिसे हालावाद के नाम से जानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र इसे व्यक्तिवादी गीति कविता कहते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय चेतना प्रधान, जिसे डॉक्टर नगेंद्र राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता कहते हैं। और समष्टि चेतना प्रधान, जिसे सामाजिक काव्यधारा कहा जाता है। तो गणपति चंद्र ने तीन काव्य धाराओं में, जबकि नगेंद्र ने दो में बांटा है। ये अच्छे से याद रख लेना है। अब आगे थोड़ा सा हम अपना डिटेल में चलते हैं। देखिए, किसी भी वाद की या किसी भी चीजों की थोड़ा सा भूमिका पढ़ लेना जरूरी होता है, ताकि आप आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए, है ना? नींव आपकी मजबूत होना चाहिए। तो और ये मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आपके नोट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हम इन पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या ये मूल किताबों पर आधारित है? तो बिल्कुल हाँ, आप 100% नहीं बल्कि 1000% इन पर विश्वास कर सकते हो। ये सभी मूल किताबों से बनाए गए हैं। इसमें गलती होने की चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, वैसे नहीं है, अभी तक तो पता ही नहीं है। फिर भी कभी मिल जाती है, मुझे कहीं दिख जाती है तो एक अलग बात है ना? देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सावधानी पूर्वक तैयार किए गए हैं ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो। तो मूल किताबों पर आधारित हैं, इसलिए आप बेझिझक इनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको हिंदी साहित्य में तो कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू, एमसीक्यू कर सकते हो। ठीक है? तो अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पूरा हिंदी साहित्य मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ। पेड क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, आप जल्दी-जल्दी पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर पढ़ते रहिए। व्यक्ति चेतना प्रधान हालावाद के नाम से जो जाना जाता है, ये इसका जो समय है वो 1933 से 1936 तक रहा है। इस काव्य धारा को हालावाद नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल ने दिया है। हालावाद के प्रवर्तक के रूप में हरिवंश राय बच्चन जी को
जाता है, जो आप जानते ही होंगे। आगे डॉक्टर रामदरस मिश्र, डॉक्टर रामदरस मिश्र जी क्या कहते हैं कि व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में न हो। व्यक्तिवादी कविता का जो स्वर है, वो किसका बताया है? दुखों का बताया है, ठीक है? जबकि डॉक्टर हेतु भारद्वाज क्या कहते हैं कि हालावादी काव्य छई रोमांस और कुंठा का काव्य है। हालावादी जो काव्य है वो छई रोमांस है ना? छई रोमांस का अर्थ होता है जो रोमांस टूटा-फूटा हो, जिसका जिसका जो हानिकारक हो, जो जिसका लॉस हो गया है, जिसका जैसे कि एक साथी नहीं रहता, मर जाता है या कुछ होता है, ठीक है? या वो चला जाता है छोड़ कर के, तो छई रोमांस और कुंठा का काव्य बताया है। डॉक्टर बच्चन क्या कहते हैं कि हालावाद प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और डॉक्टर बच्चन इन दोनों में अंतर है, अलग-अलग हैं दोनों, है ना? वो कवि के रूप में जाने जाते हैं और डॉक्टर बच्चन अ, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है? डॉक्टर बच्चन कहते हैं कि हालावाद प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास है। प्रगति और प्रयोग, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की बात करते हैं। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हालावादी काव्य मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता है। ठीक है, हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब इनके प्रमुख कवियों को थोड़ा-सा डिटेल में जान लेते हैं और ये डिटेल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है ना? बच्चे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं नोट्स की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए मैंने ये फैसला भी किया कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा हिंदी साहित्य यूट्यूब पर पढ़ाऊँगी, है ना? बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हाइप ज़रूर करिए। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में देख लेते हैं, जो आप जानते हो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, जो एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 ईस्वी को। 1907 को ही हजारी जी का भी जन्म हुआ था, ये थोड़ा-सा मैं आपको बता देती हूँ, है ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी इसी साल हुआ था। प्रयाग के पट्टी गाँव में, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था तथा निधन हुआ था 18 जनवरी 2003 मुंबई में। तब तक ये मुंबई पहुँच चुके थे। इनके पिता का नाम था प्रताप नारायण वास्तव, है ना? प्रताप नारायण वास्तव और माता का नाम था सरस्वती देवी। प्रथम पत्नी का नाम था श्यामा देवी, जो कि क्षय रोग होने के कारण जिनकी मृत्यु हो गई थी, है ना? ये हमने हमने क्या भूलूँ क्या याद करूँ जो इनकी आत्मकथा पढ़ी थी उसमें अच्छे से बताया था। जिनका 1906 36 ईस्वी में क्षय रोग, यानी कि क्षय रोग बोलते हैं टीबी को, अगर आप नहीं जानते हो तो, ठीक है? क्षयरोग से इनका निधन हो गया। इसके बाद इन्होंने दूसरा जो विवाह किया था, वो किया था तेजी, ठीक है? तेजी के साथ किया था, तेजी बच्चन जिनका नाम था और 1941 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था, दूसरा ये याद रखना, ठीक है? 1936 में पहली का निधन हुआ, दूसरा विवाह हुआ था 1941 में और जो अमिताभ बच्चन जिनको आप पढ़ते हो, जिनको देखते हो फ़िल्मों में, वो तेजी के बेटे थे। आगे है बच्चन जी की शिक्षा प्रयाग तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। ये प्रयाग विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक रहे थे 1942 से 52 तक, यानी कि 10 साल तक। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने अंग्रेजी कवि यीट्स पर शोध प्रबंध, यानी कि 52 से 54 ईस्वी में इन्होंने शोध प्रबंध यानी कि रिसर्च किया, जो अत्यधिक प्रशंसित भी हुआ था। यीट्स कवि जो कि अंग्रेजी विद्वान थे और जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ये भी आप जानते हैं ये विदेशी यूनिवर्सिटी है, यानी कि लंदन शायद ये पड़ती है ना? ये आप जानते होंगे। इन्होंने चाँद तथा मदारी, ये मदारी जो है ये हास्य पत्रिका थी, ठीक है? मदारी हास्य पत्रिका है, इन पत्रिकाओं में साहित्यिक योगदान भी दिया और कुछ समय के लिए आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी संबंधित रहे हैं। 1955 ईस्वी में इन्होंने विदेश मंत्रालय में हिंदी विदेश विशेषज्ञ के रूप में भी सेवा प्रदान की थी। आगे है उपनाम। अगर हम अपने जीवन में इतने सारे काम कर जाते हैं ना, मान लीजिए राज्यसभा के भी सांसद रहे हैं, इतने सारे पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं, कवि भी थे, लेखक भी थे और अध्यापक भी रहे ये और बहुत सारा इन्होंने योगदान जो देते हैं ना, हमें भी अपने जीवन में इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए और हमें भी बहुत सारे काम करने चाहिए अपने जीवन में ना। तब तक ये जीवन है बहुत कुछ करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। उपनामों की अगर बात करें तो प्रबंध शिरोमणि उपाधि से विभूषित बच्चन जी को इन्हों प्रबंध शिरोमणि कहते थे। कई रोमांस का कवि कहा जाता था, आत्म अनुभूति का कवि कहा जाता था, हिंदी का बायरन के नाम से जाना जाता था, जनता का कवि कहते थे, यौवन और उन्माद का कवि कहते थे, प्रेम एवं मस्ती का कवि भी कहा जाता है। तो इतनी सारी उपाधियाँ यार पता नहीं, हमें भगवान कितनी मतलब इतनी सारी उपाधियाँ तो मिलनी चाहिए जो लोग बाग पीछे तक याद रखे हैं ना। 1966 ईस्वी में बच्चन जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किए गए थे, ठीक है? अब इनकी जो बहू है ना वो भी राज्यसभा में सदस्य हैं। राज्य जो कौन है? जया बच्चन जी, ठीक है?
तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी ये मनोनीत किए गए थे 1966 ईस्वी में और 1968 ईस्वी में इनको 2 चट्टानें जो रचना लिखी थी, उस पर साहित्य अकादमी भी प्रदान किया गया है। 1968 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। इनकी आत्मकथा पर प्रथम सरस्वती सम्मान पुरस्कार भी मिला है। इनकी आत्मकथा जो 4 भागों में लिखी गई थी, लेकिन उसका जो चौथा भाग था 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है? उस पर इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था, ये ध्यान रखना और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा इनको 1976 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगर जीवन में हमें इनमें से कोई पुरस्कार नहीं मिला ना, तो हमारा तो जीवन बेकार है ना, मेरा तो ये सोचना है। हिंदी में बच्चन जी का प्रवेश उमर खय्याम की रुबैयत के अनुवाद के साथ में हुआ, है ना? लेकिन आजकल बड़ा ही मतलब कॉम्पिटिशन है। खैर कॉम्पिटिशन तो क्या है, अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं जीवन कहाँ ले जाता है। हिंदी में बच्चन का जो प्रवेश है वो उमर खय्याम की रुबैयत के बाद हुआ। उमर खय्याम जो कि उर्दू के विषय मतलब कवि थे। इनकी रुबैयत के अनुवाद के साथ में हुआ है। काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्रम से भी पूछी जाती है, याद रख लेना। साथ में मैंने सभी का प्रकाशन वर्ष बता रखा है, बल्कि पूरा हिंदी साहित्य का बता रखा है। बच्चन जी की जो प्रथम रचना है तेरा हार, ये 1932 ईस्वी में लिखित है। ठीक है, तेरा हार कब प्रकाशित हुई थी? 1932 ईस्वी में लिखी गई थी तेरा हार। मधुशाला, इनकी रचनाओं की बात करें तो काव्य रचनाओं में सबसे पहले जो रचना है वो है मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, इसके बाद है मधु कलश 1937, आत्म परिचय 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939। इन सब का क्रम पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। आकुल अंतर 1943, सतरंगनी 45, बंगाल का काल 46, हलाहल 46 में लिखा था, सूत की माला मोस्ट इंपोर्टेंट है 1948, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950, आरती और अंगारे 54, प्रणय पत्रिका 55, धार के इधर-उधर 1957, बुद्ध और नाचगर 58, त्रिभंगिमा 1961, चार खेमे 64 खूंटे 1962, दो चट्टाने के लिए जिसके लिए साहित्य अकादमी मिला था 1965, बहुत दिन बीते 1967, कटती प्रतिमाओं की आवाज 68, सो अहम हंस 1981 और जाल समेटे। ये 24 रचनाएँ हमें यहाँ पर इनको देखने को मिलती हैं जो काव्य संग्रह हैं और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा हैं। इनका सबका सबका तो मैं नहीं कह रही, लेकिन हाँ, मोस्टली इनमें इनका आपको प्रकाशन वर्ष याद रखना पड़ेगा, है ना? शुरू-शुरू में जो 7-8 दे रखी हैं, इनका तो अच्छे से प्रकाशन वर्ष याद रख लेना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। खादी के फूल, सूत की माला, इसके अलावा बुद्ध और नाचगर, 2 चट्टानें, ठीक है? इनके सबके प्रकाशन वर्ष आप याद रखना। प्रमुख तथ्यों की अगर बात करें तो मधुशाला के कारण इन्हें हालावाद का प्रवर्तक और पुरोधा कवि कहा गया, पुरोधा कहा गया। इसमें 135 रुबाइयाँ हैं, ठीक है? इसके अंदर 135 रुबाइयाँ हैं। राम स्वरूप व्यास ने हाउस ऑफ वाइन नाम से मधुशाला को अंग्रेजी में लिखा था। ये मधुशाला जिसको हिंदी में लिखा था हरिवंश राय बच्चन जी, उसका हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद किसने कर दिया? तो ये किया था राम स्वरूप व्यास ने। और किस नाम से किया था? हाउस ऑफ वाइन, वाइन शराब को बोलते हैं, आप जानते हैं। और मधुशाला का अर्थ भी क्या होता है? शराब खाना होता है। श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद दोहा और चौपाई में नागर गीता या जन गीता के नाम से भी किया था। नागर गीता नाम से रचना इनकी पूछी जाती है, जो श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद है दोहा और चौपाइयों में। मधुशाला का परंपरा अनुयायियों ने बहुत विरोध किया, इससे बच्चन का हृदय छलक उठा था। आगे मधु कलश में अपने जीवन का अवसाद भरा चित्र उकेरा है। इनकी पहली पत्नी की जब मृत्यु हो गई थी तो अ, ये बंदा मतलब काफ़ी टूट गए थे और उसके बाद इन्होंने अपना जो जीवन था वो बड़ा ही दुःख भरा रहा और उसको मधु कलश में इन्होंने वर्णन किया है। एकांत संगीत नामक रचना में कभी बीत गई सो बात गई, कभी मतलब कवि कहते हैं एकांत संगीत में कि कभी बीत गई सो बात गई। ये कह कर के निराशा का मुकाबला करने को प्रस्तुत करते हैं। इसमें वेदना से संबंधित 100 गीत संकलित हैं। ठीक है? एकांत संगीत मतलब एकांत में जो गीत गुनगुनाते रहते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। खुद नहीं, अपने आप में ये सोचते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, है ना? तो ये 100 गीत इसमें संकलित किए गए हैं। आकुल अंतर एवं विकल विश्व में निराशा से मुक्त होने के अलावा आशा और विश्वास भी प्रस्तुत है। आकुल अंतर एवं विकल विश्व, ये 2 रचनाएँ जो दे रखी हैं, इनमें निराशा से मुक्त होने के अलावा आशा और विश्वास भी प्रस्तुत है, क्योंकि एक इंसान कब तक निराश रहेगा, है ना? किसी के जाने के बाद उस समय एक ऐसी मतलब मरहम होती है जो हर किसी बड़े से बड़े घाव को भर देता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंसान थोड़ा-सा अपने दुखों से निकलने लगता है और वो नॉर्मल होने की कोशिश करता है, उसे आशा और विश्वास रखना ही पड़ता है ना? कब तक वो निराशा में जिएगा?
बंगाल का अकाल और बुद्ध और नाच घर में प्रगतिवादी कविता के तथ्य भी दिखाई देते हैं। सूत की माला और खादी के फूल में महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई है, क्योंकि ये महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद में लिखे गए हैं ना 1948 ईस्वी में। दो चट्टानें प्रेम, मस्ती एवं यथार्थवादी से संबंधित कविताएँ हैं, जिनके लिए साहित्य अकादमी मिला है। अगर गद्य रचनाओं की बात करें तो इनका जो निबंध संग्रह है उसमें नए पुराने झरोखे और टूटी-छूटी कड़ियाँ, ठीक है? ये निबंध संग्रह हैं। डायरी विधा में प्रवासी की डायरी नाम आता है, प्रवासी की डायरी, ठीक है? ये डायरी विधा है। बच्चन रचनावली का संपादन अजीत कुमार ने किया है, जो 9 खंडों में विभाजित है। बच्चन जी की जो रचनाएँ हैं उन सबको संकलित करके एक जगह बच्चन रचनावली का कि जो को संपादन है 1983 ईस्वी में किसने किया था? तो अजीत कुमार ने किया था। बच्चन जी द्वारा लिखित आत्मकथा निम्न 4 भागों में प्रकाशित है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, जो आपने पढ़ा है वही देखने को मिल रहा है ना? तो ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और हाइप ज़रूर कर दिया करो भई, है ना? टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। क्या भूलूँ, क्या याद करूँ 1969 ईस्वी अपने जन्म से लेकर पत्नी श्यामा देवी के असामयिक सामयिक देहावसान तक इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है? देहावसान इनका कब हुआ था? तो देहावसान हुआ था 1936 जो अभी हमने पढ़ा है। मुंशी प्रेमचंद का देहावसान भी 1936 हुआ था। दूसरे भाग का नाम आता है नीड़ का निर्माण फिर, ये थोड़ा-सा मैंने डिटेल में इसलिए दिया है क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, तेजी देवी से विवाह किया था 1942 ईस्वी में एवं 2 संतानें हुई थी। 2 संतानें मतलब एक तो अमिताभ बच्चन है, दूसरा उनकी बहन है शायद कोई। होने तक की अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। बसेरे से दूर इनका तीसरा भाग है 1977 ईस्वी में घर परिवार से दूर जब ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे, तब इसका घटनाक्रम इसमें शामिल किया गया था, ठीक है? घर परिवार से दूर ये कम से कम 47-48 साल की इनकी उम्र थी जब इन्होंने पीएचडी किया था, है ना? अभी तो हमारी उम्र कुछ नहीं है। 10 द्वार से सोपान तक 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी, यह भाग अन्य 3 भागों से थोड़ा-सा विस्तृत है, बड़ा है। यहाँ उन्होंने 10 वर्ष तक विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेष अधिकारी के पद पर तथा 6 वर्षों तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के कार्य करने का वर्णन किया है। इनके इलाहाबाद वाले मकान का नाम 10 द्वार और मुंबई वाले मकान का नाम था सोपान, ठीक है? ये मकानों के नाम था। अभी भी इनके मकान का कुछ नाम आता है, अमिताभ बच्चन का, है ना? आपको पता है तो लिख देना। इनके इलाहाबाद वाले मकान का नाम था 10 द्वार, इसीलिए इन्होंने इसका नाम रखा था 10 द्वार से लेकर के सोपान तक ये पहुँच गए। इलाहाबाद से मुंबई तक के अपने जीवन के घटनाक्रम को इस भाग में लिखा गया है। प्रमुख पंक्तियों की अगर बात करें, तो कह रहा है जग वासना में हो रहा उद्गार मेरा, वृद्ध जग को क्यों अखरती है झनिक मेरी जवानी। कितना अकेला आज मैं संघर्ष में टूटा हुआ, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। नीड़ का निर्माण फिर, मनुष्य पराजय के स्मारक है मंदिर मस्जिद गिरजाघर। कि मनुष्य पराजय के स्मारक है, पराजय मतलब हार जाता है इंसान, तभी वो मंदिर मस्जिद का सहारा लेता है। इस पार प्रिय मधु तुम हो, उस पार ना जाने क्या होगा। सूरज चलकर पश्चिम पहुंच, डूबा संध्या आई छाई, है अंधेरी रात पर दिया जलाना कम मनाए। ये पंक्तियां इनकी पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। दूसरा अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कवि को भगवती चरण वर्मा। भगवती हो सकता है मैं इसको 2 पार्ट में आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि ये इलाहाबाद आज हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं आगे फिर कितना पढ़ा पाती हूँ। भगवती चरण वर्मा की अगर बात करें तो राज्यसभा के मानद सदस्य एवं पद्म भूषण सम्मान से पुरस्कृत वर्मा जी का जो जन्म है वो 30 अगस्त 1903 ईस्वी को जिला उत्तर प्रदेश के सफीपुर नामक स्थान पर हुआ और निधन हुआ था इनका 5 अक्टूबर 1981 ईस्वी में। भगवती चरण वर्मा एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद के भीतर रहकर छायावाद का ही विरोध किया है ना? होते हैं जैसे लंका का भेदी। आगे विशंबरनाथ मानव ने इन्हें नियतिवादी कवि कहा है, इंपॉर्टेंट है। विशंबरनाथ मानव ने भगवती चरण वर्मा को नियतिवादी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मौज एवं मस्ती का कवि कहा है। 1917 ईस्वी के आसपास इनकी कविताएं प्रताप नामक पत्र में प्रकाशित होने लग गई थी। मस्ती, आवेश एवं एह इनकी कविताओं का केंद्र रहा है। आगे है इन्होंने विचार यानी कि 1940 ईस्वी में ये साप्ताहिक पत्र निकाला था विचार नाम से। भगवती चरण वर्मा, भगवती जी बहुत विचार करते थे, है ना? नवजीवन और नवजीवन नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया 1948 ईस्वी। इतना डिटेल में शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा होगा, जहाँ तक मैं समझती हूँ, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप पूरा पढ़िए, रिवीजन हो जाएगा। आगे वर्मा जी गीतकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इनका निम्न गीत अत्यधिक लोकप्रिय है ना? अत्यधिक लोकप्रिय है और ये गीत आप जानते हो बहुत बार पूछा जाता है, हम दीवानों की क्या हस्ती,
हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले, सब कहते ही रह गए तुम कैसे आए और कहाँ चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चलें। ठीक है, ये पंक्तियाँ हैं जो पूछी जाती हैं। काव्य रचनाओं की बात करें तो भगवती चरण जी की कुछ रचनाएँ यहाँ पर मधुकन नाम से इन्होंने लिखा है, ठीक है? मधु कलश किसका है? बच्चन जी का है और मधुकन है 1932 में लिखा था भगवती जी का। प्रेम संगीत 1937 ईस्वी और उनका है एकांत संगीत, ठीक है? दोनों को याद रख लेना। मानव 1940, रंगों से मोह 1962 और एक दिन, ये 5 कुछ काव्य संग्रह इनके मिलते हैं। मानव जो रचना है उसमें वर्मा जी स्वच्छंदता से यथार्थ की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं। चली आ रही भैंसा गाड़ी इस संग्रह में संकलित प्रसिद्ध कविता है, ठीक है? मानव जो रचना है उसमें चली आ रही भैंसा गाड़ी इसी संग्रह में संकलित प्रसिद्ध एक कविता है। काव्य रूपक की बात करें काव्य रूपक की अगर बात करें तो महाकाल, कर्ण, द्रौपदी और तारा, ये इनके कुछ काव्य रूपक हैं। उपर्युक्त चारों रूपकों को त्रिपथगा नाम से एक संकलन के रूप में 1956 ईस्वी में प्रकाशित किया था। अब बच्चों को किसी को लगेगा मैम इसका नाम तो त्रिपथगा है, त्रि का मतलब तो 3 होता है। हाँ बेटा ये तो मैं भी जानती हूँ 3 ही होता है ना? लेकिन इसमें 4 रूपकों को शामिल किया गया है। त्रिपथगा नाम से इसको संकलित किया गया है 1956 ईस्वी में, ये आप याद रख लेना, ठीक है? गलत नहीं है ये। उपन्यासों की अगर बात करें तो उपन्यासों से तो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं भगवती चरण वर्मा के। इस इतनी इनकी काव्य रचनाएँ नहीं पूछी जाती और ये आप इनको देखकर समझ भी सकते हो। पतन 1928, चित्रलेखा 34, 3 वर्ष 36, टेढ़े-मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाँव 50, अपने खिलौने 57, भूले बिसरे चित्र 59, सबई नचावत राम। मेरे पढ़ने से आपको ये याद नहीं होने वाले, आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा बार-बार। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा। जैसे छोटे बच्चे लिख-लिख करके याद करते हैं ना, वैसे ही लिखिए अगर सिलेक्शन ले सबई नचावत राम गोसाई 1970, वे फिर नहीं आई 60 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सीधी सच्ची बातें 1968, प्रश्न और मरीचिका 73, युवराज चूंडा 1978, धुप्पल 1981, चाणक्य 1982, ये मृत्यु उपरांत प्रकाशित हुई थी 1982 में चाणक्य, ठीक है? अब इनको आप एक जगह नोट कर लेना। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप कोई जॉब वगैरह भी करते हो, तो आप ये नोट्स आपको मिल जाएँगे, आपके घर पर भी आप मँगवा सकते हो, ठीक है? तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। निबंध संग्रह की अगर बात करें तो हमारी उलझन 51 ईस्वी, कहानी संग्रह की बात करें तो इंस्टॉलमेंट बहुत बार पूछा गया है 1937 ईस्वी, 2 वाक़ये 1980 38 और मोर्चाबंदी 1976 ईस्वी। नाटक की अगर बात करें, तो नाटकों में भगवती चरण वर्मा के कुछ नाटक हैं, बुझता दीपक 1947 ईस्वी, ठीक है? बुझता दीपक 1947, रुपया तुम्हें खा गया 1953, वसीयत 1978 ईस्वी, ठीक है? वसीयत किसकी है? 1978 ईस्वी में लिखा था और वसीयत नाम से भी एक रचना लीलाधर जगूड़ी की भी मिलती है ना? ये आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ, कहीं आप बाद में कन्फ्यूज़ रहते हैं बच्चे कुछ, है ना? जब पेपर में आ जाता है तो चलते-चलते रेडियो नाटक है, मेरा शेरा बाल नाटक है, सबसे बड़ा आदमी इनका एकांकी नाटक। संस्मरण की बात करें तो ये साथ और हम, ठीक है? ये साथ और हम 1965 में लिखा था ये संस्मरण है और अतीत के गर्भ से। अतीत के चलचित्र किसका है? महादेवी वर्मा का है और अतीत के गर्भ से किसका है? ये भगवती चरण वर्मा का है, 1979 में लिखा था। जीवनी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना जाए का कहिए। ये अपूर्ण है लेकिन पूछी गई है कई बार, ठीक है? ये जीवनी की है, कहीं ना जाई का कहिए, ये जीवनी है, 2001 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। आलोचना की बात करें तो साहित्य की मान्यता है 1952 ईस्वी और साहित्य के सिद्धांत तथा रूप 1976 ईस्वी में लिखा है। टेढ़े-मेढ़े रास्ते में मार्क्सवाद की आलोचना की गई है। मार्क्सवाद यानी कि प्रगतिवाद की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? और प्रगतिवाद के ही एक लेखक का नाम आता है रांगे राघव, है ना? परंतु पूरी व्याख्या नहीं हो सकती। टेढ़े-मेढ़े रास्ते में मार्क्सवाद की आलोचना की गई है, लेकिन इसमें पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाए थे, इसीलिए रांगे राघव ने सीधा-साधा रास्ता इसके उत्तर में लिख डाला था, ठीक है? सीधा-साधा रास्ता लिख दिया, टेढ़े-मेढ़े रास्ते के उत्तर में ही लिखा था और एक आनंद मठ जो लिखा गया था, उसके उत्तर में अरांगी राघव ने विषाद मठ भी लिखा था। अब हमारे तीसरे कवि का नाम यहाँ पर आता है रामेश्वर शुक्ल अंचल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। हिंदी में मानसलवाद के जो प्रवर्तक हैं, वो किसको जाना जाता है? रामेश्वर शुक्लांचल को माना जाता है। अंचल जी का जन्म 1 मई 1915 ईस्वी को प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर गाँव में हुआ था और निधन हुआ था 12 अक्टूबर 1995 ईस्वी में। इन्होंने छात्र सहोदर, तिलक, करमवीर, माधुरी
आदि साप्ताहिक एवं मासिक पत्रों का भी संपादन किया था, है ना? ये सारे पत्र हैं जो इनसे जुड़े हुए थे। इनकी प्रथम कविता थी उस क्षण। उस क्षण ये 1935 ईस्वी में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है? उस क्षण किसकी है? अंचल साहब की है। इस पत्रिका के तत्कालीन संपादक थे। उस समय के संपादक कौन थे 1935 में? तो राम सेवक त्रिपाठी थे और उन्होंने इस कविता को मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया था। ठीक है? ये जो कविता छपी थी अंचल साहब की, उसको मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया था। खड़ी बोली में अति स्वच्छंदतावाद का प्रणेता भी इनको कहा जाता है, ठीक है? स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को मानते हैं शुक्ल जी, लेकिन खड़ी बोली में अति स्वच्छंदतावाद का प्रणेता किसको कहा जाता है? तो अंचल साहब को कहा जाता है। इनकी कुछ काव्य रचनाओं की बात करें तो मधुलिका 1938, अपराजिता 39, किरण वेला 41, करील 1942, लाल चूनर 1942। करील भी इनका पूछा जा चुका है। अपराजिता और मधुलिका तो बहुत बार पूछते हैं। वर्षांत के बादल 1954, विराम चिन्ह 1957 में। इनको मधुलिका रचना पर मध्य प्रदेश द्वारा चक्रधर पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, ठीक है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको चक्रधर पुरस्कार दिया गया था। उपन्यासों की बात करें तो चढ़ती धूप 1945, ठीक है? अंचल में हमारे में क्या होती है? अंचल आंगन, है ना, जिसको बोलते हैं चढ़ती हुई धूप, नई इमारत खड़ी करेंगे अब तो चढ़ती धूप में 1946 ईस्वी। उल्का, उल्का ना गिर जाए कहीं, है ना? नई इमारत पर उल्का गिरने का बहुत डर रहता है। 1947 में मरु प्रदीप, है ना? अब तो हम रेगिस्तान में जाकर के ही नई इमारत खड़ी करेंगे, ये अंचल साहब कहते हैं 1951 में। कहानी संग्रह की बात करें तो तारे 1937 में लिखा था। तारे ये वे बहू तेरे 1941 में। अभी हमने ऊपर देखा था, शायद भगवती चरण वर्मा का तारा नाम से काव्य रूपक मिलता है, लेकिन इनका कहानी संग्रह है तारे नाम से, है ना? 1937 में। कुछ मिली-जुलती रचनाएँ होती हैं ना, एक नाम से नाम जैसा, है ना? तो उनको थोड़ा-सा याद करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ से पर्सन फँस जाते हैं। आगे है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में समाज और साहित्य 1944 में लिखा था, ठीक है? समाज और साहित्य, इसके अलावा है रेखा लेखा। रेखा लेखा 1957 में लिखा था। आलोचना ग्रंथ की बात करें तो हिंदी साहित्य अनुशीलन निकाला था 1952 ईस्वी में, ठीक है? हिंदी साहित्य अनुशीलन नाम से लिखा था, आलोचना ग्रंथ है ये। चौथे हमारे यहाँ पर हालावाद के जो कवि आते हैं उनका नाम है नरेंद्र शर्मा। तो नरेंद्र का जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुर गांव में और इनका निधन हुआ था 1989 ईस्वी में। कवि नरेंद्र लीडर प्रेस से प्रकाशित होने वाले भारत पत्र में कुछ दिन सरकारी संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, याद रखना है, भारत पत्र में इन्होंने कुछ दिन सरकारी संपादक के रूप में कार्य किया है। नरेंद्र शर्मा की कविताओं में छायावाद, प्रगतिवाद और स्वच्छंदतावाद, इन तीनों तत्कालीन धाराओं की छाप है। उत्तर छायावाद काल के कवियों में नरेंद्र शर्मा की जो ख्याति है, वो प्रवासी के गीत के प्रकाशन के साथ ही प्रारंभ होती है। ठीक है, प्रवासी के गीत किसकी रचना है? तो ये अ, किसकी है? नरेंद्र शर्मा की। ये बहुत बार पूछा जाता है। जबकि प्रवासी की डायरी किसकी है? डायरी विदाय हरिवंश राय बच्चन की। आगे नरेंद्र शर्मा भावुक एवं कल्पना प्रणय प्रगीतकार के रूप में प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, भावुक एवं कल्पना, कल्पना प्रणय, प्रणय 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 किसको बोलते हैं? प्रेम को बोला जाता है। महाभारत से प्रेरणा लेकर इन्होंने यशोमती मैया से बोले नंदलाला ये गीत लिखा लिखा था, जिसको लेकर के इन्होंने प्रसिद्धि पाई थी। ठीक है, यशोमती मैया से ये बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी कार। ये जो गीत है ये लिखा था किसने? नरेंद्र शर्मा ने। याद रखना अच्छे से, फिल्मों में भी आता है और गीत तो ये भजन तो हम सुनते ही हैं डेली, है ना? 1932 ईस्वी में हुए एशियाई गेम्स की थीम नरेंद्र शर्मा जी ने लिखी थी। ये अच्छे से याद रख लेना, है ना? अच्छे से देखिए, इस पॉइंट को देख लीजिए। एशियाई गेम्स जो हुए थे 1932 ईस्वी, इसकी थीम लिखी थी नरेंद्र शर्मा ने। आगे इनके कुछ काव्य संग्रह हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार-बार। सूल फूल इनका प्रथम काव्य संग्रह है जो 34 में आया। कर्ण फूल 1936। इसके बाद है प्रभात फेरी 38, प्रवासी के गीत मोस्ट इंपोर्टेंट है 1939 में। पलाशवन 40, मिट्टी और फूल 43, मनोकामिनी हंसमाला 47, रक्त चंदन पूछा जाता है 1948, अग्निशस्य 50, कदली वन द्रौपदी द्रौपदी पूछा जाता है 1960, प्यासा निर्जर पूछा जाता है 64, बहुत रात गए और सुवर्णा। ठीक है, जिन पर मैं आपको बता रही हूँ जो जो पूछे जा चुके हैं, पहले मैं उनको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये पूछा जाता है, इसका मतलब पहले पूछे जा चुका है।
है ना? पीवाईक्यू में हमने ये क्वेश्चन देखे थे क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यू मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले। स्थूल फूल और कर्णफूल इनकी छायावादी पृष्ठभूमि की रचनाएँ हैं। प्रथम कविता है इनकी स्थूल फूल जो चांद पत्रिका में 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रक्तचंदन ये संग्रह महात्मा गांधी के निधन से प्रेरित है, ठीक है? रक्तचंदन महात्मा गांधी के निधन से प्रेरित है। कड़वी मीठी बातें ये 1942 ईस्वी में नरेंद्र शर्मा का कहानी संग्रह है। कड़वी मीठी बातें क्या है? ये कहानी संग्रह है। नंद किशोर नवल क्या कहते हैं? नरेंद्र मूलतः इंद्रिय प्रेम और प्रकृति के कवि हैं। ये जो नरेंद्र हैं वो मूलतः इंद्रिय प्रेम और प्रकृति के कवि हैं, इसलिए वे जहाँ इनसे हटे हैं, उनकी कविता की चमक धूमिल पड़ गई है। अन्य रचनाओं की बात करें तो सत्यम शिवम सुंदरम, हमारी बात, ज्वार भाटा, मालती माधवम, मुट्ठी बंद रहस्य और प्यासा निर्जर, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। 1934 ईस्वी में नरेंद्र ने प्रयाग प्रयाग से प्रकाशित अभ्युदय पत्र का भी संपादन किया था। ठीक है, अभ्युदय का संपादन किसने किया था? नरेंद्र शर्मा ने किया था। गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली को थोड़ा सा देख लेते हैं। जन्म हुआ था 1913 बिहार के अंदर बेतिया यानी कि चंपारण नामक स्थान पर हुआ और निधन हुआ था 1963 ईस्वी। इसके बाद है रतलाम टाइम्स बालवा के मालवा, चित्रपट दिल्ली, सुधा लखनऊ और योगी साप्ताहिक पटना से, मतलब इतने अलग अलग जगहों से इन्होंने कुछ पत्रिकाएं निकाली और इस संपादक विभाग में भी रहे थे। ठीक है, संपादक विभाग में ये इन्होंने योगदान दिया। इन्होंने चलचित्रों में गीतकार के रूप में भी कार्य किया। चलचित्र यानी कि टीवी, है ना? टीवी के में गीतकार के रूप में भी कार्य किया। गीत गाने का काम करते थे, गीत लिखते थे। अतः हिमालय पिक्चर्स एवं नेपाली पिक्चर्स के प्रमाता भी ये रहे हैं। हिमालय पिक्चर्स और नेपाली पिक्चर्स, ये 2 पिक्चर भी इन्होंने लिखी हैं, हिमालय और नेपाली। काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो उमंग, पंछी, रागनी, पंचमी, नीलिमा, कल्पना, आंचल, नवीन, रिमझिम, हमारी राष्ट्रवाणी। ठीक है, तो ये कुछ रचनाएं आपको याद रख लेनी है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अरे ये कभी तो आते नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसको आप ऐसा करके छोड़ देंगे ना, वहीं से प्रश्न आजकल ज़्यादा बन रहे हैं, जो बच्चों को कठिन लग रहे हैं पेपर, है ना? क्योंकि वो मूल किताबों को नहीं पढ़ते और अन्य कवियों को जिनको हम पढ़ते हैं, छोटे-मोटे कवियों को, उनको बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, बस मुख्य कवियों को पढ़ते हैं, है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, है ना? आगे देखते हैं, आरती प्रसाद सिंह का नाम आता है। इनका जन्म हुआ था 1931 अगस्त और 1911 में दरभंगा, बिहार जिले के एरोत रोसडा नामक स्थान पर हुआ था और निधन हुआ था 1996 ईस्वी में। ये कई वर्षों तक आकाशवाणी से जुड़े रहे और हिंदी कार्यक्रमों के आयोजक भी रहे। काव्य संग्रहों की बात करें तो कलापी 38 में लिखा था, संचयिता 42, जीवन और यौवन 44, नई दिशा 44, पांच जन्य 45 और प्रेम गीत लिखा था 1954 में। अगला नाम आता है शंभूनाथ सिंह का। शंभूनाथ सिंह तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 17 जून 1917 ईस्वी को देवरिया जिले के रावत पार ग्राम में तथा निधन हुआ था 1991 में। आपने अग्रगामी यानी कि शंभूनाथ सिंह ने अग्रगामी, क्षेत्रीय मित्र, आज, नया हिंदुस्तान नामक पत्रों में पत्रकारिता का कार्य भी किया है। काव्य संग्रहों की अगर बात करें तो त्रिधारा 1935, त्रिधारा जबकि आप जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का भी कहानी संग्रह मिलता है हमें, है ना? आगे देखेंगे हम, सुभद्रा कुमारी चौहान को भी पढ़ेंगे। और त्रिधारा किसका है? ये शंभूनाथ सिंह का भी है। रूप रश्मि 1941, छायालोक 1945, उदयाचल 1946, मनवंतर 50, दिवालोक 1953, खंडित सेतु 66, समय की शिला पर। अच्छा, इसमें से जो पूछे जा चुके हैं ना, छायालोक पूछा जा चुका है, दिवालोक पूछा जा चुका है और समय की शिला पर, है ना? और मनवंतर भी पूछा जा चुका है, जो मैंने पीवाईक्यू में देखे हैं। बाकी आप याद कर लेना। गद्य रचनाओं की बात करें तो इनके कहानी संग्रह रात रानी पूछा जा चुका है और विद्रोह 1947 में लिखा था शंभूनाथ सिंह ने, ठीक है? नाटक धरती और आकाश 53, दीवार की वापसी 1967 में लिखा था, ठीक है? 1967 में लिखा था दीवार की वापसी। आगे आलोचना की बात करें तो इन्होंने छायावाद युग 1952 में लिखा, हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास 1956, मूल्य और उपलब्धि 1960, प्रयोगवाद और नई कविता 66, हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका 66। ये सभी आलोचना ग्रंथ हैं जो लेखक ने लिखे हैं। आगे यहाँ पर हमारा आता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा 1920 से 1947 ईस्वी तक ये चला है। इसमें भी हम थोड़ा बहुत आज पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम थोड़ा पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत सारा ये जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना? वैसे तो मेरा गला दुख गया है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा और पढ़ा देती हूँ। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की बात करें तो ये हमारी दूसरी धारा है जो उत्तर छायावाद में संबंधित है। ये 20 से 47 तक इसका जीवन है, मतलब समय है, याद रखना। यह समय भारतीय जीवन के संघर्ष का समय था, ठीक है?
इसमें बड़ा ही संघर्ष किया था। इसी में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बहुत सारे लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी थी। महात्मा गांधी का निधन भी खैर 1 साल बाद हुआ था और बहुत सारे मतलब हमारे बहुत सारे चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, सुभाष चंद्र बोस हों या फिर बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोगों का क्रांतिकारियों का नाम होता है ना? और आज़ादी फिर लेकर के ही छोड़ी थी, है ना? ये बहुत ही एक जुनून का, एक संघर्ष का बड़ा ही टाइम पीरियड था, ठीक है? यह छायावाद के परस्पर चला मतलब साथ-साथ चला। इसके कवियों ने भारत की आंतरिक विसंगतियों को दूर करने के लिए आह्वान किया था। इसके जो कवि थे ना भारत की आंतरिक विसंगति यानी कि भारत के अंदर की जो विसंगति थी, जो बुराइयाँ थी, उनको दूर करने के लिए इन्होंने जागरूक किया था लोगों को और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ने की प्रेरणा दी थी, है ना? और लोग जागरूक भी हुए थे और तभी तो हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी 1947 ईस्वी और इसका समय भी तब तक ही चला था। इसमें प्रमुख कवि कौन-कौन से शामिल हैं? तो एक बार अच्छा से यहाँ पर देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले नाम आता है रामनरेश त्रिपाठी का, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगी। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी, दूसरा नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी जी, केदारनाथ मिश्र का नाम आता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आता है, मोहनलाल मेहतो वियोगी का नाम आता है, सोहनलाल द्विवेदी का नाम आता है, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन और सियाराम शरण गुप्त का नाम हमें देखने को मिलेगा। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में। 89 ईस्वी में ही आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी का भी जन्म हुआ था और 1889 में माखनलाल का भी जन्म हुआ होशंगाबाद जिले के बावई गाँव में। होशंगाबाद शायद मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। बावई गाँव में तथा निधन हुआ था 30 जनवरी 1968 ईस्वी में। पिता का नाम था नंदलाल। इनका परिवार राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। आपको क्लास कैसी लग रही है मेरा? एक क्लास को इतना आपको इतना मतलब अच्छा कंटेंट देने के लिए और पढ़ाने के लिए भी ना तो जान निकल जाती है। पूरा दिन बच्चों का सबका टाइम छोड़ करके हम आपको पढ़ाते हैं, है ना? तो प्लीज़ बस कुछ मत करिए, लाइक सपोर्ट तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट करके बताइए कितने बच्चों को ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, है ना? अगर आपको पसंद नहीं भी आ रही है तो भी आप नेगेटिव कमेंट तो करिए, कम से कम करिए ज़रूर, ठीक है? ताकि मुझे पता चले बच्चा क्या सोचते हैं। आगे देखते हैं इनकी प्रथम जो रचना है वो है हेमकृतनी 1943 ईस्वी ये रसिक मित्र पत्रिका में छपी थी, जिस पर इन्हें देव पुरस्कार मिला था। हेमकृतनी के लिए देव पुरस्कार मिला था, याद रखना। युवावस्था में चतुर्वेदी जी पर सैयद अरीम अली मीर, स्वामी राम तीर्थ और पंडित माधवराव सप्रे माधवराव सप्रे की जो कहानी हम पढ़ते हैं, एक टोकरी भर मिट्टी, इसका विशेष प्रभाव पड़ा था। पंडित माधवराव सप्रे को तो ये अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। है ना? माधवराव सप्रे भी कोई छोटे-मोटे मतलब ज्ञानी नहीं थे, उनके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, है ना? जब एक टोकरी भर मिट्टी को पढ़ा था, बहुत ही बड़े विद्वान थे ये भी। 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में, ठीक है? और हरिद्वार अधिवेशन हुआ था इसका 1943 में, इसके अध्यक्ष भी बनाया गया था माखनलाल जी को। 1947 ईस्वी में इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर वाक़ई में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो आपको ये क्लास बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। क्लास क्या बल्कि जितने भी मैं क्लासेस ले रही हूँ ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो बिल्कुल मत छोड़िए। मुझे इस इतना मेहनत करने का कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा। बस आप लोग पढ़ेंगे, तो मुझे बहुत मतलब मोटिवेशन भी मिलेगा और रिलैक्स मिलेगा और तभी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? हिम तरंगिनी नामक जो कविता संग्रह है, उसके लिए 1954 ईस्वी में इन्हें प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर बता देना चाहूँगी 1955 भी आपको देखने को मिलेगा, हालाँकि 1955 में ही मिला था क्योंकि 1954 ईस्वी में जो हिंदी साहित्य अकादमी है, उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? उन उसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में और 1955 में पहला अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। लेकिन कुछ किताबों में आपको 1954 भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने पीछे आपको बहुत सारी रेफ़रेंसेस भी दिया है कि डॉक्टर नगेंद्र जी मान लीजिए 1 साल आगे या पीछे मानते हैं, है ना? और जैसे कि धीरज कुमार है वो अलग अलग मानते हैं, तो थोड़ा-सा नाम में धीरेंद्र कुमार है ना? वो अलग-अलग मान लेते हैं इसलिए यहाँ पर फ़र्क फ़र्क कभी-कभी पड़ जाता है। 1959 ईस्वी में सागर विश्वविद्यालय ने साहित्य सेवा के सम्मान में इन्हें डी.लिट की उपाधि भी प्रदान की थी। जनवरी 1963 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण अभी हमने देखा है देखो बहुत सारे लोगों को मिला था, हरिवंश राय बच्चन को जी को है ना? और किसको कई लोगों को मिल चुका है पद्म भूषण हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इनको एक जगह पर लिख लेना, नोट कर लेना, है ना? 1913 ईस्वी में प्रभा पत्रिका का संपादन इन्होंने प्रारंभ किया था।
1913 में, ठीक है? यह पत्रिका पहले चित्रशाला प्रेस यानी कि पूना से निकलती थी और बाद में प्रताप प्रेस कानपुर से भी छपने लगी थी। 17 जनवरी 1920 ईस्वी से लेकर 11 जुलाई 19 तक चतुर्वेदी जी ने करमवीर करमवीर जो कि राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत जिसे पत्रिका को कहा जाता है, इस साप्ताहिक पत्र का भी संपादन किया था। करमवीर अपने समय का एक अत्यंत प्रखर और तेजस्वी पत्र था। ठीक है? करमवीर अपने समय का बहुत ही अच्छा पत्र था। कर्मवीर का अर्थ ही यही है कि कर्म करो, खड़े हो और कर्म करो, है ना? आलस को छोड़ो। कर्म करने की इसमें प्रेरणा दी गई थी, यानी कि लोगों को जागरूक करने का काम किया गया था ताकि अपने देश को वो गुलामी से बचा सकें। इसे कांग्रेस के गरम दल का समर्थक भी माना जाता था। 1924 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद प्रताप यानी कि प्रताप जो साप्ताहिक पत्र था इसका संपादकीय कार्यभार इन्होंने संभाला था। ये प्रताप पत्र में अपनी कविताएं एक भारतीय आत्मा नाम से भी प्रकाशित कराते थे। ठीक है? अपना जो असली नाम है माखनलाल के नाम से नहीं कराते थे, बल्कि सॉरी माखनलाल के नाम से नहीं कराते थे बल्कि एक भारतीय आत्मा के नाम से करवाते थे। आगे है उम, काव्य रचनाएँ इनकी देख लेते हैं। हिमकृष्णी 1943 में सबसे पहली रचना आई थी। हिमतरंगिनी 1949, माता 1951 में आया था। युग चरण नाम से लिखा है 1956, समर्पण 1956, वेणु लोक गूंजे धरा 1962 ये धरा है और मरण ज्वार 1963 ईस्वी ये कविता संकलन है। संपादक है श्रीकांत जोशी और बिजली काजल आंज रही ये 1964 में लिखा था। धूम्रवलय 1981 ईस्वी में लिखा था, ठीक है? तो ये सभी रचनाएँ इनकी आप जानते हैं, बार-बार पूछी जाती हैं, तो आपको क्रम से इनको याद रखना है। आगे चतुर्वेदी जी का जो संपूर्ण साहित्य है, वो माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली ये 10 खंडों में संकलित है, ठीक है? 10 खंडों में इसको संकलित किया गया है, जो इनका संपूर्ण साहित्य जितनी भी रचनाएँ लिखी थी, उन सबको यहाँ पर संकलित किया गया। पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, कैदी और कोकिला ये जेल में लिखा था इन्होंने, क्योंकि ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का अर्थ यही है कि ये सारे क्रांतिकारी कवि थे, है ना? जिन्होंने अपने देश को जगाने के लिए, अपने देश के युवाओं को जगाने के लिए कुछ रचनाएँ की थी, तो इसीलिए जेल भी गए थे। और कैदी और कोकिला इन्होंने लिखा, अमर राष्ट्रीय दीप से दीप जले, वरदान या अभिशाप, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की भी है, यशोधरा से ली गई है और इनकी रचना का नाम भी है सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध कविताएँ हैं। गद्य रचनाओं की बात करें, तो इनका एक नाटक है जो पूछा जाता है कृष्ण-अर्जुन युद्ध। ये 1918 ईस्वी में लिखा था और ये इनकी प्रथम रचना है ना? ये इनकी प्रथम रचना है। काव्य रचनाओं से पहले इसको लिखा था 1918 में। कहानी संग्रह की बात करें तो वनवासी कला का अनुवाद, कहानी, कहास और कहावत। कहानी, कहास और कहावत भी पूछ लिया गया है, याद रखना। निबंध संग्रह की बात करें तो साहित्य देवता इन्होंने लिखा था 1942 में और अमीर इरादे, गरीब इरादे भी पूछा जा चुका है। रंगों की बोली 1982 में लिखा था, ठीक है? साहित्य देवता और अमीर इरादे, गरीब इरादे मैंने पीवाईक्यू में देखा है। अ, भाषण संग्रह की बात करें तो चिंतक की लाचारी 1965 और आत्म दीक्षा, समय समय के पाँव संस्मरण संग्रह है ये इनका समय के पाँव, शिशुपाल वध का अनुवाद इन्होंने किया था। प्रसिद्ध पंक्तियाँ यहाँ पर देखते हैं, तो ये इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। ठीक है? यानी कि जेल जब गए थे तो लिखा होगा अ, तुझे मिले हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, मजबूत कलेजों को लेकर इस अन्याय दुर्ग पर चढ़ो चलो, माता के प्राण पुकार रहे संगठन करो बस चढ़ो चलो। माता के प्राण यानी कि भारत माता के प्राण, भारत माता की यहाँ पर बात हो रही है। हिमकृष्णी में ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। आगे अंजलि के फूल गिरे जाते हैं, अंजलि के फूल गिरे जाते हैं, इस नाम से इन्होंने एक पंक्ति मतलब कविता भी लिखी थी, अंजलि के फूल गिरे जाते हैं। चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूँथा जाऊँ, ये पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। छोड़ चली रे कुटिया तेरी, यह लुटिया डोरी ले अपनी, फिर वह पापड़ नहीं बेलने, फिर वह माला पड़े ना जपनी। ठीक है? यानी कि गुलामी से हमें बाहर निकलना है कैसे भी करके। हमें इस जो गुलामी है इसको तोड़ना है और इसकी जंजीरों को तोड़ना है और आगे अपने स्वतंत्र अपने देश को कराना है। हमारी माता हमें पुकार रही है, ठीक है? भारत माता। तो ये कह कर के मतलब ये सारी पंक्तियाँ इन्होंने देश को जगाने के लिए लिखी हैं। आगे नाम आता है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना? तो इसका जो पार्ट 2 है उसको भी ज़रूर देख लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। कमेंट ज़रूर करके बताना आपको क्लास कैसी लगी है और हाइप कर देना भई, है ना? और लाइक कर देना, जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर ये नोट्स आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे अ, उम
नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है, अगर आप ये नोट्स घर पर मँगवाना चाहते हैं तो केवल और केवल ₹500 में अभी ये मिल रहे हैं। आप घर तक भी मँगवा सकते हैं। हाँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, इसीलिए मैंने इतना सस्ता इनको कर दिया है। इसमें काव्य शास्त्र भी शामिल है और पूरा हिंदी साहित्य। हमारा टॉपिक है आज का उत्तर छायावाद, जिसका एक पार्ट हम कल पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बड़े-बड़े कवियों को देखा था, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, भगवती चरण वर्मा जी को, हरिवंश राय बच्चन जी को। और इसके आगे आज हम करने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर से शुरुआत। और अगर आप ये पूरी क्लास देखते हैं तो ये 100% सत्य है कि आपको बहुत सारे नए-नए प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये नोट्स मूल किताबों पर आधारित है, जहाँ से आजकल प्रश्न बन रहे हैं। तो पूरी क्लास ज़रूर देखना बिना स्किप किए, क्योंकि यहाँ यहीं से आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। बच्चे पूछते हैं कि मैम ये मूल किताबों पर, हाँ, बिल्कुल मूल किताबों पर आधारित है, तो ये इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है, इसमें कोई भी गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी, फिर भी कोई मिलती है तो उसके लिए पहले ही माफ़ी माँगते हैं, हालाँकि नहीं मिलती है। क्या रामधारी सिंह दिनकर से हम शुरुआत करेंगे। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है, वो ज़रूर देख लेना। ये मेरी मतलब ये समझ लीजिए आपसे गुज़ारिश है, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए। क्या तो मेरी मेहनत जभी साकार होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये क्लास पहुँचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं दिनकर जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को मुंगेर जिला कहाँ पर है, तो बिहार के सिमरिया में हुआ था, ठीक है? मुंगेर जिले का नाम है और बिहार बिहार राज्य का नाम है। सिमरिया इनके गाँव का या उस जगह का नाम है, जहाँ पर जन्म हुआ था। निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। पिता का नाम था बाबू रवि सिंह और माता का नाम था मनरूप देवी, पत्नी का नाम था श्यामवती। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती था। पहले ऐसे ही नाम हुआ करते थे, श्यामवती, केलावती, रामवती, संतरा, बर्फी, है ना? इसी तरह के नाम लोग रखा करते थे। आजकल तो ख़ैर थोड़े से ये नाम अब नहीं चल रहे हैं, है ना? पश्चिमी नाम हमारे देश में अब चलने लगे, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, अर्थ ही नहीं होता है। आगे देखते हैं, आधुनिक युग में दिनकर वीर रस के श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दिनकर जी को आप जानते हैं, ये आधुनिक युग में दिनकर को वीर रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीयता को इनके काव्य की मूल भूमि मानते हुए इन्हें युग चारण एवं काल के चारण का भी नाम दिया गया है। दिनकर जी साहित्य जगत में अनल के कवि भी कहे जाते हैं, द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। अगर प्रथम राष्ट्र कवि की बात करें तो वो मैथिली शरण गुप्त को कहा था महात्मा गांधी ने, उनकी भारत भारती को लेकर के। और द्वितीय राष्ट्र कवि की जो उपाधि है दिनकर जी को दी गई है। महज डिप्टी राष्ट्र कवि यानी कि स्वयं ने खुद को कहा है ना? खुद को क्या कहा है दिनकर जी ने कि महज महज मैं केवल एक डिप्टी राष्ट्र कवि हूँ, ठीक है? द्वितीय राष्ट्र कवि की उपाधि जब इन्हें दी गई थी तब इन्होंने कहा था अधैर्य का कवि कहा जाता है, समय सूर्य कहा जाता है। और समय सूर्य किसने कहा था? तो ये अज्ञे जी ने कहा था। इन सभी उपनामों से ही आप प्रसिद्ध हैं। तो दिनकर जी के सभी उपनाम आपको याद रख लेने हैं, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इन पर रामनरेश त्रिपाठी की रचना पथिक, ठीक है? रामनरेश त्रिपाठी को हम पीछे पढ़ चुके हैं। और इनकी जो रचना है पथिक, जिसमें दक्षिण भारत के सौंदर्य का वर्णन है, इसका विशेष प्रभाव पड़ा है। वे मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती का भी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है? रामनरेश त्रिपाठी की रचना पथिक और भारत भारती का प्रभाव किस पर पड़ा है? तो ये दिनकर जी पर पड़ा है। दिनकर जी ने स्वयं ही कहा है कि मैं मैथिली शरण गुप्त के सामने महज एक डिप्टी राष्ट्रवादी हूँ, ठीक है? ये कौन कहते हैं? दिनकर जी कहते हैं। आगे क्या है, 1928 ईस्वी में पूरे प्रांत में मैट्रिक में प्रथम स्थान आने पर भूदेव स्वर्ण पदक का सम्मान आपको दिया गया था, ठीक है? मैट्रिक किसको बोलते हैं? बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, है ना? तो ये 10वीं कक्षा को बोलते हैं। और जब 10वीं कक्षा में इनका प्रथम स्थान आया था पूरे प्रांत में, ठीक है? तो इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक का सम्मान प्रदान किया गया था। 1948 ईस्वी में कुरुक्षेत्र रचना पर इनको साहित्यकार संसद, नागरी पंचाननी सभा, काशी उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा भी पुरस्कृत किया गया था। यानी कि नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा, काशी के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, फिर काशी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और साहित्यकार संसद के द्वारा, इन सभी ने अलग-अलग बुला-बुला करके क्या किया था? पुरस्कृत किया था इनकी कुरुक्षेत्र रचना पर। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि बहुत सारे गरीब बच्चों तक पहुँच सकें। पूरा हिंदी साहित्य मैं आपको यहाँ पर फ्री पढ़ा रही हूँ
और वो भी इतने अच्छे नोट्स के साथ। शायद यूट्यूब पर इतना अच्छा नोट्स आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा मैं नहीं जानती, लेकिन मूल किताब पर आधारित मैंने ये नोट्स बनाए हैं, है ना? जो कहता है ना एक माँ-बाप एक गुरु ही होता है जो अपने से ज़्यादा अपने बच्चों को देना चाहता है, तो वही बिल्कुल हम भी आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूरी है। भारत सरकार द्वारा राज्यसभा सदस्य भी आपको बनाया गया 1952 से 1964 के बीच में इनको मनोनीत किया गया। 1962 ईस्वी में चीन से हार के बाद इन्होंने संसद में दिनकर ने कहा था, यानी कि जब ये संसद में थे, राज्यसभा के भई सदस्य थे, तो संसद में जाते थे और जब 1962 में चीन से हार हुई थी भारत की, तो इन्होंने कहा था, "देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है।" ठीक है? तो ये किसके लिए लिखा है, ये भी देखो बताया गया है, मैं नहीं बता रही हूँ, बल्कि ये बताया गया है, ये नेहरू जी को क्योंकि नेहरू जी उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री थे। तो नेहरू जी को मतलब प्रतीक बनाकर या नेहरू जी को सामने रख कर के इन्होंने ये बात कही थी। आगे है 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय जो पुस्तक आपने लिखी है, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में है। संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था 1959 ईस्वी में और इसका जो प्रकाशन वर्ष है ना, वो है 1956 ईस्वी, ठीक है? 1959 ईस्वी में आपको राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि भी प्रदान की गई थी। 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर उपाधि से भी सम्मानित किया गया। 1962 ईस्वी में ही सरस्वती पत्रिका की हीरक जयंती पर, ठीक है, सरस्वती पत्रिका की कौन सी जयंती इस वक्त मनाई गई थी? तो हीरक जयंती पर मैथिली शरण गुप्त द्वारा मान पत्र प्रदान भी इनको किया गया था, ठीक है, मान पत्र दिया गया था मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। सरस्वती पत्रिका का जो स्थापना है वो 1900 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इस समय तो इनको 62 साल हुए थे 1962 में, ठीक है? हीरक जयंती 62 साल में तो नहीं मनाई जाती, है ना? आगे देखना 1965 ईस्वी में विद्या वाचस्पति की उपाधि इनको दी गई थी 1965 में किसके द्वारा? गुरुकुल महाविद्यालय के द्वारा और 1968 ईस्वी में इनको साहित्य चूड़ामणि की उपाधि दी गई थी राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के द्वारा। ठीक है? ये दोनों उपाधियाँ आपको अच्छे से याद रखनी है, साहित्य वाचस्पति वगैरह हमने पीछे देखे हैं कुछ उपाधियाँ, है ना? सबकी बहुत सारी उपाधियाँ हैं, बहुत सारे उपनाम हैं जो हम पीछे से पढ़ रहे हैं ना, शायद इतना डिटेल में आपने ना पढ़ा हो क्योंकि बहुत सारी किताबों को सामने रख कर के बताया गया है। बच्चे बता पूछ रहा था कल एक मतलब इस बुक का नाम कोई बता दीजिए, तो भई इस बुक का कोई नाम ही नहीं है ना? ये कोई अकेली बुक ही नहीं है, ये केवल मेरी ही बुक है ना? मैं ये नहीं कहती किसी की नहीं मिलेगी, हाँ, मिल जाएगी, लेकिन मेरी ही बुक है और मैंने ही इन नोट्स को तैयार खुद से किया है। तो 1972 ईस्वी में उर्वशी पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था और 1972 का जो पुरस्कार है ये 1968 में जब चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को पहला पुरस्कार दिया गया था और 1972 में ये सेकंड पुरस्कार था, ठीक है, ये सेकंड पुरस्कार था ज्ञानपीठ वाला जो उर्वशी के लिए दिया गया था दिनकर जी को। इनके काव्य संग्रह की बात करें तो आपको ये क्रम से याद रखनी है क्योंकि इनका क्रम बहुत बार पूछा जा चुका है। रेणुका सबसे पहले 1935 में आया था, हुंकार 1938, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, सामदेनी 48, इतिहास के आंसू 1951, धूप और धुआं 1951, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954 ईस्वी और ये व्यंग्य परत कविताओं का संग्रह है, ठीक है? जो नीम के पत्ते हैं उसमें व्यंग्य परत कविताएं संकलित की गई हैं, तो क्रम याद रखना आगे है। नील कुसुम चौवन इसमें प्रगतिवादी कविताओं का संग्रह किया गया है, ठीक है? नील कुसुम में प्रगतिवादी कविताएं, चक्रवाल 56, कविश्री 57, सीपी और शंख 57, नए सुभाषित 57, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में लिखा था, कोयला और कवित्व 64, मृत्यु तिलक 1964, हारे को हरिनाम इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है 1970 ईस्वी। ठीक है, तो इसमें से एक तो परशुराम की प्रतीक्षा याद अच्छे से कर लेना और हारे को हरिनाम ये पहले पूछे जा चुके हैं। आगे हो सकता है नए-नए प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में। देशभक्ति कविताओं का संकलन किया गया है किसमें? हारे को हरिनाम में। नोट नोट यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जिन्होंने पुस्तक का संपादन किया था, हिंदी साहित्य कोश पुस्तक है इनकी नामवाची। के अनुसार रसवंती का जो रचनाकाल है वो 1939 है और नील कुसुम का रचनाकाल 1955 है। यानी कि नील कुसुम यहाँ पर 1954 है, 1 साल बाद है और 1940 है रसवंती का और रसवंती का 1939 से 1 साल पहले है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, ठीक है?
कभी-कभी बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है जब हम बताते हैं प्रकाशन वर्ष तो वो कहते हैं कि नहीं मैम 55 नहीं है 54 है, नहीं मैम 54 नहीं है 55 है, 39 नहीं है 40 है। वो इसी कारण होता है और इसलिए मैंने यहाँ पर रेफ़रेंस दे रखा है। आगे चलते हैं प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्यों की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र 1946 में लिखा था, है ना? रश्मि रथी 1952 में, उर्वशी 1961 में लिखा था जिसके लिए 1972 में ज्ञानपीठ मिला था। प्रणभंग 1929 ईस्वी में लिखा है। ये पहले ही लिखा था लिख दिया था, ठीक है? प्रबंध काव्य, है ना? प्रणभंग ये 1929 दे रखा है। चलो इसका हालाँकि पूछा नहीं गया 1969 तो नहीं है कहीं, देख लेते हैं वैसे तो सही लिखा है सब कुछ। अन्य काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो बारदोली विजय 1928, धूप-छाँव 46, बापू, बापू को याद रखना 47 में लिखा था। मिर्च का मजा 1951, सूरज का काव्य 55, आत्मा की आँखें 64, रश्मि लोक 1974 और संचेता। इनका संचयिता खूब पूछा जाता है, ठीक है? बापू पूछा जाता है इसमें से, रश्मि लोक पूछा जा चुका है। रश्मि रथी को तो आप जानते हैं दिनकर जी की है, लेकिन रश्मि लोक को बच्चे समझते हैं कि रश्मि रथी है उनकी तो, लेकिन रश्मि लोक भी इन्हीं का है। याद रखना महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। रेणुका दिनकर जी का प्रथम काव्य संग्रह है, जो कि 1935 में प्रकाशित हुआ था। रेणुका में मानवतावादी प्रवृत्ति के दर्शन मिलते हैं। इसमें तांडव, हिमालय के प्रति, कविता की पुकार, कसमई देवाय, पाटलिपुत्र की गंगा और वैभव समाधि आदि प्रमुख कविताएं इसमें संकलित की गई हैं। क्रांति धात्री कविते जाग उठे अंबर में आग लगाते रेणुका की एक पंक्ति है जो पूछी जाती है। हुंकार की अगर बात करें तो जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, हुंकार में 29 राष्ट्रीय कविताएं हैं, ठीक है? हुंकार में क्या है, राष्ट्रीय कविताओं को संकलित किया गया है 1900 और उसमें कितनी कविताएं हैं? तो ये हैं 29 कविताएं इसमें शामिल की गई हैं, ठीक है? 29 कविताओं का संकलन है। इसमें कवि ने अतीत के गौरव गान के स्थान पर वर्तमान के दुख दैन्य के प्रति अधिक आक्रोश दिखाया है, ठीक है? इसमें कवि ने अतीत के बारे में गान नहीं किया है बल्कि क्या किया है, वर्तमान का जो दुःख है, जो स्थिति है, उसके लिए आक्रोश जताया है, क्रांतिकारी भावना पर बल दिया है। हाहाकार, अनल, कृत, प्रणति, दिल्ली एवं विपथगा इस संग्रह की प्रमुख कविताएँ हैं। आगे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस संग्रह की कविताओं को वैतालिक का जागरण गान कहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है? दिनकर की कविताओं को वैतालिक का जागरण गान गान किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है और हुंकार को कहा है। ये भी पूछ लिया जाता है, हुंकार को वैतालिक का जागरण गान किसने कहा है? तो ये बच्चन सिंह ने कहा है। हिमालय जो कविता है उसमें भी क्रांति की भावना प्रकट हुई है। द्वंद्व गीत में 115 रुबाइयाँ हैं, ठीक है? द्वंद्व गीत जो इनका रचना है 115 रुबाइयाँ हैं। सामधेनी रचना में अंग्रेजों के खिलाफ ललकार का उद्घोष किया गया है। इसकी कविताएँ देश की सीमा लांघकर विश्व वेदना का अनुभव कराती हैं। इसमें जवानियाँ, दिल्ली और मास्को, मास्को रूस की राजधानी है, सरहद के पार इत्यादि कविताएँ भी संकलित की गई हैं। आगे कुरुक्षेत्र 1946 में प्रकाशित हुआ था। ये महाकाव्य आधुनिक युग की गीता के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है? इसे आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। कुरुक्षेत्र जो स्थान है ना, ये हरियाणा के अंदर पड़ता है। मैं बता देती हूँ भई, है ना? हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। तो कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर पड़ता है। 7 सर्गों में विभक्त इस प्रबंधात्मक महाकाव्य की कथा का जो मूल आधार है, वो महाभारत का शांति एवं अनुशासन पर्व है ना? महाभारत का कौन-सा पर्व है? शांति एवं अनुशासन पर्व है कुरुक्षेत्र में, ये ध्यान रखना। आगे वर्ण विषय की अगर बात करें, तो कुरुक्षेत्र का वर्ण विषय क्या है? युद्ध एवं शांति की समस्याओं का इसमें चित्रण करना इसका मुख्य विषय है। ठीक है, युद्ध और शांति की समस्याओं का चित्रण किया गया है। इसका जो नायक है वो कुरुक्षेत्री है। नायक इसमें मतलब वैसे इंसान कोई नहीं है, कुरुक्षेत्री इसका नायक है। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर इस महाकाव्य में धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के संवाद के माध्यम से अन्याय के विरुद्ध युद्ध के समर्थन का उद्घोष किया गया है। मतलब इसमें क्रांतिकारी भावना को जगाने का प्रयास किया गया है। उसमें कहा गया है कि अगर हम अन्याय क्यों झेलें? हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए क्योंकि हम भी उस वक़्त अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, मतलब गुलाम थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के में जो विभीषिका हुई थी, यानी कि उसमें जो नुकसान हुआ था, जो हानि हुई थी, उससे प्रेरित होकर के इस युद्ध महाकाव्य को लिखा गया है। आगे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं कुरुक्षेत्र को लेकर के? तो कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है, जो मस्तिष्क के हृदय पर चढ़कर बोल रहा है। बहुत बार ये पंक्ति पूछी जा चुकी है, तो इसको अच्छे से याद रख लेना। इसकी जो भाषा है वो प्रौढ़ एवं परिनिष्ठित कड़ी खड़ी बोली है। नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं?
साकेत और कामायनी के बाद यह हिंदी की एक प्रतिनिधि रचना कही जा सकती है। ठीक है? साकेत और कामायनी के बाद इसका तीसरा स्थान माना है नंदुलारी वाजपेयी जी ने। इसमें साकेत और कामायनी के समान विषय विस्तार किया गया है। दार्शनिक व्यापकता भले ही ना हो, परंतु आधुनिक युग की एक समस्या विशेष युद्ध के प्रश्न पर मार्मिक भाव और विचार व्यक्त किए गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कुरुक्षेत्र को लेकर? डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि कुरुक्षेत्र दिनकर की प्रौढ़तम काव्य कृति है। ठीक है? जो कुरुक्षेत्र है वो दिनकर की प्रौढ़तम प्रौढ़तम यानी कि सबसे ज़्यादा प्रौढ़, सबसे ज़्यादा वयस्क काव्य कृति है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है मतलब ज्ञान है ना? ज्ञान की वस्तु है ये। पारिभाषिक रूप में तो इसे सप्तसर्गबद्ध पौराणिक प्रबंध काव्य कहा जा सकता है, परंतु वस्तुतः ना तो यह पौराणिक है और ना ही प्रबंध काव्य है। इसमें 7 सर्ग हैं, ये अच्छे से याद रख लेना। ना प्रबंध काव्य, यह तो द्वितीय महासमर से प्रेरित एक लंबी चिंता प्रधान कविता है। इस काव्य में कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रतीक है। युधिष्ठिर और भीष्म कवि के तर्क और वितर्क विचार के दोनों पक्षों के प्रतीक हैं। इसमें उस युद्ध का वर्णन है, इसमें जब पहले युद्ध हो चुका था और जो युधिष्ठिर है वो सोचता है कि युद्ध क्यों हुआ? क्या युद्ध ज़रूरी था? है ना? और युद्ध हमने किया ही क्यों? किसके लिए किया? और वो भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे हुए रहते हैं, तो उनसे वो इस मामले में बातचीत करते रहते हैं, तो उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है? तो युधिष्ठिर और भीष्म कवि के तर्क-वितर्क विचार के दोनों पक्षों के प्रतीक हैं, जिन पर आरूढ़ होकर उसके मन की दुविधा समाधान की ओर दौड़ती है। युधिष्ठिर अहिंसा के प्रतीक है। ठीक है? युधिष्ठिर अहिंसा के प्रतीक हैं जो युद्ध को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं मानते हैं और भीष्म न्याय भावना के प्रतीक हैं। जो भीष्म पितामह हैं वो न्याय भावना के प्रतीक है जो अन्याय के दमन के लिए युद्ध को उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक भी मानते हैं। इन तीनों प्रतीकों को लेकर दिनकर ने युद्ध से विक्षुब्ध अपने हृदय और मस्तिष्क की संकुलता से मुक्ति पाने का प्रयत्न किया है। आगे कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध पंक्तियाँ। कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध पंक्तियों को याद रखना, न्यायोचित अधिकार माँगने से ना मिले तो लड़के ले लो। ठीक है? तेजस्वी छीनते समय को जीत या कि खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना। है ना? किसने कहा है कि अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो ये पाप है, ये किसने कह दिया? उठा न्याय का खड़ग, खड़ग यानी कि हथियार, समर में अभय मारना मरना। समर बोलते हैं युद्ध क्षेत्र को। अब है मारना मरना, बिना भय के मारो और मरो, न्याय के लिए खड़ग उठाओ। क्षमा क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विष रहित, विनीत और सरल हो। ठीक है? भुजंग बोलते हैं सांप को। क्षमा क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके पास क्या हो गरल, गरल बोलते हैं विष को यानी कि जहर को। ठीक है? जिस सांप के पास जहर ही नहीं है उसका क्या ही जीवन है ना? जो दंतहीन भी है, विष रहित भी है, विनीत भी है और सरल भी है। जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सका होगा, शामिल ना होगा, कोलाहल या संघर्ष नहीं कम होगा। आगे इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी में लिखा गया था। इस संग्रह में 10 ऐतिहासिक कविताएं हैं जो संकलित की गई हैं और इसकी एक पंक्ति है, नहीं चाहते किसी देश को हम निज दास बनाना। ठीक है? पर स्वदेश का एक मनुज भी दास ना कहीं का रहेगा। हम ये नहीं चाहते, इतिहास में ये बताया गया है इस कविता में। लेखक क्या कहते हैं कि हम नहीं चाहते अपने अपने अलावा हम किसी देश को, हम खुद स्वतंत्र होना चाहते हैं। हम किसी के दास नहीं बनना चाहते और ना ही किसी को अपना दास बनाना चाहते हैं। रश्मि रथी 1952 ईस्वी में आया था। ये कर्ण के जीवन पर आधारित है। इसमें वीरता, मित्रता एवं दानशीलता, ये 7 अंकों का ये प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें अवहेलित रश्मि रथी, ये पूछा जाता है रश्मि रथी का अर्थ क्या है? तो रश्मि रथी का अर्थ है कर्ण। इसमें अवहेलित, शोषित तथा प्रवंचित नर के रूप में कर्ण के माध्यम से कवि ने जातिवाद तथा गरीबी जैसी समस्या को अभिव्यक्ति दी है। ठीक है? जातिवाद, इसमें आप जानते हैं जो कर्ण है, कर्ण का पालन पोषण एक निम्न जाति वर्ग के लोग के यहाँ पर हुआ था, है ना? हालाँकि वो उन्हीं के परिवार के थे, ये आप सब जानते होंगे। तो जातिवाद को यहाँ पर दिनकर ने क्या किया है, उसको अभिव्यक्ति दी है, उसको प्रस्तुत किया है। अगर मित्रता, है ना? मित्रता दुर्योधन की इतनी अच्छी थी कि उसे क्षत्रियों के बराबर स्थान दिया गया था। आगे है, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर। शूर यानी कि जो वीर लोग होते हैं अपना जो सम्मान किससे पाते हैं? वो अपने तपोबल से पाते हैं। अपने मतलब अपने कर्मों से सम्मान मिलता है शूरवीरों को। जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ठीक है? जाति-जाति का शोर कौन मचाता है? जो कमज़ोर भी होते हैं और जो क्रूर भी होते हैं, जो अहंकारी होते हैं।
हृदय था निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी सदै था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। ये इतिहास के आंसू की पंक्तियां हैं, याद रखना। और प्रसिद्ध पंक्तियां, इसके अलावा इनकी जो कुछ और प्रसिद्ध पंक्तियां मिलती हैं, जब नाज नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, ये रश्मि रथी से ली गई है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, हम ठोक पेलता ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। ये यहाँ पर कायर आ जाएगा। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। आगे यहाँ पर उर्वशी, उर्वशी 1961 में लिखी थी। नाटकीय शैली में रचित ये पुराण प्रसिद्ध पुरवा और उर्वशी की कथा पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। ये 5 अंकों में विभक्त इस रचना में कवि ने मनुष्य के उद्दाम काम संबंधी भावनाओं को ठीक है, काम संबंधी भावनाओं को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। किसमें? उर्वशी के अंदर। कवि ने इस रचना को काम अध्यात्म की उपाधि भी दी है। यानी पूछा जाता है काम अध्यात्म से संबंधित कौन सी रचना है, तो ये उर्वशी है। काम एवं अध्यात्म के द्वंद्व का चित्रण इसमें किया गया है ना। आगे इस रचना पर 1972 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, जो कि सेकंड नंबर का था। द्वारिका प्रसाद सक्सेना क्या कहते हैं? निसंदेह उर्वशी काम्य अध्यात्म की गीतिका है। ठीक है, निसंदेह उर्वशी क्या है? काम अध्यात्म की गीतिका है। काम समस्या के समाधान की कुंजी है। काम समस्या के समाधान की कुंजी है। काम दर्शन की साहित्यिक व्याख्या है। रूढ़िबद्ध काम जीवन की वेदना एवं विडंबना का उद्घाटन करने वाली एक सफल रचना है। आगे इसमें रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, यह भारत जी चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित एवं राष्ट्रीयता के भाव से संबंधित रचना है। ठीक है, जो ये रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, ये भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और राष्ट्रीयता के भाव से संबंधित रचना है। इस संग्रह में कुल 18 कविताएं हैं। ठीक है, याद रखना है परशुराम की प्रतीक्षा में कुल कितनी है? 18 कविताएं संकलित हैं, जिनमें से 3 कविताएं सामधेनी काव्य संग्रह से ली गई हैं और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के धरती पर उतारने की कथा भी का भी वर्णन किया गया है। अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को धरती पर उतारने की कथा किसमें शामिल है? तो ये परशुराम की प्रतीक्षा में शामिल है। दिनकर जी की कुछ अन्य चर्चित कविता, ऊपर जो हमने पढ़े थे वो काव्य संग्रह थे और यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो है चर्चित कविताएं। मानवती, अनल क्रीट, नारी, ठीक है, नारी पूछा जाता है, दिल्ली पूछा जाता है, काल, हिमालय के प्रति बहुत बार पूछा गया है, मनुष्य पूछा जाता है, कविता की पुकार, कैंची और तलवार, गद्य रचनाएं की बात करें, ये चर्चित कविताएं याद रखना और इनकी कुछ गद्य रचनाएं हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी क्या कहते हैं? जब वे कविता लिखते हैं, वे कौन? दिनकर जी। जब वे कविता लिखते हैं तो विचार उनकी लेखनी की मसूनता को सोख लेते हैं। ठीक है, जो विचार है उनकी लेखनी की मसूनता को सोख लेते हैं और जब वे गद्य लिखने लगते हैं तो विचारों की मरुभूमि में कल्पना छोटे-छोटे उद्यानों की सृष्टि करती हुई चलती है। ठीक है, कल्पना मतलब आगे बढ़ती चली जाती है। मतलब कविता इतनी अच्छी नहीं लिखते, कहने का मतलब ये है रामचंद्र तिवारी जी का, जितना अच्छा वो गद्य काव्य लिखा है ना? आगे गद्य रचनाओं में सबसे पहले आता है इनका मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1953, रेती के फूल 54, वेणु वन 58, धर्म नैतिकता और विज्ञान बहुत बार पूछा गया 1959, व्हाट पीपल साहित्यमुखी 68, आधुनिकता बोध 73, विवाह की मुसीबतें 1974, 74 में ही आपका निधन हो गया था, है ना? ये सभी आपकी क्या है? गद्य रचनाएं। उजली आग 1956 ईस्वी में लिखा था और इसमें लघु कथाओं, गद्य गीतों एवं सूक्तिबद्ध विचारों का संग्रह है। आलोचनात्मक रचनाओं की अगर बात करें तो काव्य की भूमिका 1957 में लिखा, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त 1958 में लिखा, शुद्ध कविता की खोज 1966 में लिखा। इनमें से जितनी भी रचनाएं आप देख रहे हो ना, सब पूछी जाती हैं। ऐसा है, अर्धनारीश्वर बहुत बार पूछा जा चुका है, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, व्हाट पीपल, ये सारी रचनाएं पूछी जा चुकी हैं। 1 मिनट अभी आई। हाँ, यही एक ही दई है, एक ही सुनी। हाँ, ना चप्पल पहन के ही ना आई हूँ, कल जूता पहन के आई। पर कई दिन थे भी ना, मैंने तो कल ही परसों ही सफाई से कर रही, सब कहीं ना भाई मिल ना रही होंगी।
ना है ही ना जब। हाँ जी, हेलो जी भाई। आ गया था कोई बीच में, है ना? चलिए, आगे देखते हैं। सांस्कृतिक विषयों पर आधारित जो निबंध संग्रह हैं, उसमें हमारी सांस्कृतिक एकता लिखा है 1954 ईस्वी में और संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है? ये सांस्कृतिक विषयों पर आधारित हैं। याद रखना 1956 में ये गद्य काव्य में है। आगे देखते हैं, इसमें भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बाँटकर लिखने का प्रयास किया गया है, ठीक है? इसमें भारत के सांस्कृतिक इतिहास को यानी कि जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं, उसमें सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बाँटा गया है। पहला जब आर्य भारत आए, दूसरा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी आए, ठीक है? पहला इसमें क्या है, पहला है जब आर्य भारत आए थे, आर्यों का आगमन। दूसरे में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आगमन। तीसरा है इस्लाम का भारत आना और चौथा यूरोप वासियों का भारत आना। इससे हिंदू मुस्लिम एकता हुई है, ठीक है? यूरोप वासी जब आए थे, इससे हिंदू मुस्लिम एकता में जो है बढ़ी है, ऐसा ये कहा गया है। संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर दिनकर को 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला। इसके अलावा राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता, ये तीसरा इनका सांस्कृतिक पर आधारित है। 1956 में ये भाषण संग्रह है। इसके अलावा चौथी जो इनकी रचना है सांस्कृतिक पर, वो है राष्ट्रीय भाषा आंदोलन और गांधी जी। ठीक है, ये 1968 में प्रकाशित हुआ था। यात्रा वृत्तांत की अगर बात करें, तो देश-विदेश 1957 और मेरी यात्राएँ 1970। संस्मरण की बात करें तो संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1959 ईस्वी में साहित्यकारों और नेताओं के संस्मरण, लोकदेव नेहरू संस्मरण है ये भी, ठीक है? लोकदेव नेहरू के नाम से लिखा है। डायरी लेखन की बात करें तो दिनकर की डायरी 1973 ईस्वी में लिखा है। आगे देखते हैं अन्य रचनाओं में हे राम 1969 में लिखा, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन, ठीक है? और महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित 3 रेडियो रूपक इसमें संग्रहित हैं। हे राम में 3 रेडियो रूपक संग्रहित हैं, इसको अच्छे से याद रख लेना, है ना? ये जब रचनाएँ ये सारी रचनाएँ ना, आप चाहे शुक्ल जी पढ़ो, चाहे आप नगेंद्र जी पढ़ो, चाहे बच्चन जी पढ़ो, चाहे रामस्वरूप चतुर्वेदी, जब आप सारी इन किताबों को पढ़ोगे ना, जब आपको किसी एक लेखक के बारे में इतना कुछ देखने को मिलेगा, जितना आपको एक जगह पर देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो आप बस मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के यहाँ से पढ़ कर के सिलेक्शन हो जाएँ, आप अपने जीवन में सफल हो जाओ, तो उसके लिए बस आपका सपोर्ट मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना? आप ज़्यादा से ज़्यादा और ये नोट्स अगर आप लेना चाहते हो ना, इतने अच्छे नोट्स अगर आप अपने घर मँगवाना चाहते हो, तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हो इस नंबर पर, है ना? बच्चे बार-बार कमेंट करते हैं, मैम कैसे मिलेंगे नोट्स? तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है? लेकिन मैं आपको ये आपको अब जो है रेट मतलब ₹500 में पहले मिल रहे थे, लेकिन अभी 500 में नहीं मिल पाएँगे, मतलब पहले भी 650 में थे, तो मैंने 500 कर दिया था। लेकिन अब जीएसटी और बढ़ गई है कागज़ों पर, है ना? तो थोड़ा-सा और डिलीवरी भी बढ़ गया है इसका टाइम, तो ये आपको ₹600 में मिल पाएँगे, है ना? अगर आप मँगवाना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य के नोट्स मँगवा सकते हैं। 600 क्या बल्कि 650 जितना आप देना चाहो, ठीक। आगे देखते हैं भारतीय एकता 1970 ईस्वी, चेतना की शिखा 1973 ईस्वी, शेष और निःशेष मृत्यु उपरांत 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें दिनकर के संस्मरणों, भूमिकाओं, भाषणों और वार्ताओं का इसमें संग्रह किया गया है। आलोचकों की दृष्टि में दिनकर को देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग सत्य के प्रति जागरूकता। ठीक है, दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो अपने देश और युग सत्य के प्रति जागरूकता, कवि देश और काल के सत्य को अनुभूति और चिंतन दोनों स्तरों पर ग्रहण करने में समर्थ हुए हैं। हजारी जी कहते हैं, दिनकर जी अहिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। ठीक है? हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय किसको मानते हैं? तो ये अ, रामधारी सिंह दिनकर जी को मानते हैं और कहते हैं कि ये अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह के लिए बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं? दिनकर ना तो बच्चन, अंचल आदि नव्य छायावादियों, व्यक्तिवादियों से जुड़ पाते हैं और ना ही प्रगतिवादियों से। उनका अपना अलग ही रास्ता है। ठीक है? बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं कि ना तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल के जैसे हैं, ना बच्चन हरिवंश राय बच्चन के जैसे हैं, है ना? किसी भी ये छायावादी या फिर व्यक्तिवाद से नहीं जुड़ पाते हैं और ना ही प्रगतिवादों से इनका संबंध है, जबकि इनका अपना अलग ही रास्ता है। वे कहीं दोनों धाराओं के बीच में पड़ते हैं। इसीलिए कहीं वे गांधीवाद का समर्थन करते दिखाई देते हैं, तो कहीं सशस्त्र क्रांति का, है ना? कहीं प्रकृति और नारी प्रेम की आकांक्षा व्यक्त करते हैं, तो कहीं सर्वहारा के उदय का भी
वर्णन करते हैं। दिनकर ने स्वयं कहा है कि राष्ट्रीयता मेरे भीतर से नहीं जन्मी, उसने बाहर से आकर मुझे आक्रांत किया है। यानी कि उस समय देश गुलाम था, तो वो कहते हैं कि राष्ट्रीयता मेरे भीतर नहीं थी, बल्कि मुझे बाहर से जो है क्रांति ने क्या किया है, आक्रांत कर दिया है ना? बाहर के लोगों को देख-देख कर के मेरे अंदर क्रांति जन्मी है। आगे एक और कहते हैं, हर युग नया जन्म लेकर आता है और हर युग जब जाने लगता है, तो उसके लाए हुए जल से आगामी प्रत्येक युग की प्यास नहीं बुझ पाती है। प्रत्येक युग को अपना कुआँ आप ही खोदना पड़ता है और ये चक्रवाल जो रचना है, उसकी भूमिका में लिखा गया है। हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग-अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। ठीक है? हरिवंश राय बच्चन जी ने 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की बात कही थी। रामवृक्ष बेनीपुरी क्या कहते हैं कि दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया है। नामवर सिंह जी कहते हैं कि दिनकर अपने युग के सचमुच सूर्य थे, है ना? समय सूर्य उनको कहा जाता है, लेकिन वो सचमुच के सूर्य थे, ये नामवर सिंह जी कहते हैं। इनकी कुछ और प्रमुख पंक्तियाँ देख लेते हैं। सत्य का जिसके हृदय में प्यार हो, एक पथ बलि के लिए तैयार हो, फूँक दे 100 चेतना संसार को, तोड़ दे मझधार जा पतवार को। श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। हटो व्योम के मेघ पंथ, ये स्वर्ग लूटने हम आते हैं। ये सभी पंक्तियाँ बहुत बार पूछी जाती हैं। रे लो रोक, युधिष्ठिर को ना यहाँ जाने दे इनको स्वर्ग धीर। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से। अरुण विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो। मैं भी प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूँ। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा खोल ना सकेंगे। ये एक-एक पंक्ति लिखी गई है, क्योंकि यहीं से ही पूछी जाती हैं, ठीक है? हट कर बैठा चाँद एक दिन माता से यह बोला, धुंधली हुई दिशाएँ छाने लगा कुहासा। हट कर बैठा चाँद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माई मेरे लिए एक झिंगोला, ठीक है? आगे देखते हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त को भी आज पढ़ लेते हैं, रह जाएगा तो कल कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी ये थोड़ी-सी लंबी क्लासेस होने वाली है और बहुत ज़्यादा लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको समझ में फिर नहीं आ पाएगा और इतना लंबे समय तक बोलना मेरे लिए भी थोड़ा-सा कठिन होता है। सियाराम शरण गुप्त के बारे में देखते हैं, इनका जन्म हुआ था 1895 ईस्वी, झांसी जिले के उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में चिरगाँव, चिरगाँव में आपने और भी पढ़ा होगा किसी को किसका हुआ था चिरगाँव में, देखते हैं आगे, ठीक है? 1963 में आपका निधन हुआ था। पिता थे रामचरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे, ठीक है? मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं सियाराम शरण गुप्त, इनको अच्छे से याद रख लेना। इनके पिता इन्हें कन-कने कह कर के बुलाते थे, ठीक है? जो रामचरण गुप्त जी थे, वो उनको क्या कहते थे? कन-कने कह कर के बुलाते थे। ये आजीवन श्वास रोग से पीड़ित रहे, ये ध्यान रखना। जो सियाराम शरण गुप्त थे, वो पूरे जीवन भर श्वास रोग से पीड़ित थे, श्वास रोग था इनको, है ना? अस्थमा की शिकायत थी। पत्नी, संतान एवं कई आत्मीयजन के असामयिक निधन के कारण इनका जीवन करुणा एवं व्यथा में व्यतीत हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का भी हमने पीछे पढ़ा था, उनका भी जो बच्चे थे, उनके भी बच्चों का निधन हो गया था शायद, है ना? हमने पीछे पढ़ा था और इनका जो है सियाराम शरण गुप्त के भी पत्नी, संतान कोई नहीं बचा था, ठीक है? इनका जीवन पूरा करुणा और व्यथा में ही बीता। ये गांधीवाद से अत्यधिक प्रभावित थे। काव्य संग्रहों की अगर बात करें, तो इनका तो स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे तो आप साथ में नोट्स बना लीजिए, है ना? और नोट्स भी नहीं बनाना चाहते हैं, तो ये आप घर पर मँगवा लीजिए, थोड़ा-सा पैसा खर्च करके, हो सकता है आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हों, लेकिन आपको ये इतने बेहतर नोट्स कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। आगे देखते हैं काव्य संग्रह में मौर्य विजय 1914 ईस्वी, अनाथ 1921, आद्रा 1928, दूरबादल 29, विषाद 1929, आत्मोसर्ग 33, पाथे 34, मृण्मयी 36, बापू 1938, उन्मुक्त बापू नाम से दिनकर जी ने भी लिखा है, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, और बापू नाम से सियाराम शरण गुप्त ने भी लिखा है। उन्मुक्त 1941, दैनिकी 42, नकुल 46, नोआ खाली 46 और जय हिंद 47 ईस्वी। ये इनके कुछ काव्य संग्रह हैं। प्रथम कविता, एक बार के मेरे बोलने से तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अच्छे से आपको बार-बार इसको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको याद हो पाएगा, ठीक है? जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे ना, उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। प्रथम कविता इंदु पत्रिका में सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जबकि प्रथम काव्य संग्रह इनका 1914 ईस्वी में मौर्य विजय नाम से प्रकाशित हुआ था। मौर्य विजय वेदों पर आधारित आख्यानक है। इसमें मानव प्रेम का कारण कवि का निजी दुःख, सामाजिक दुःख के साथ एकाकार होता हुआ प्रस्तुत है। ठीक है, जो मौर्य विजय है,
ये वेदों पर आधारित एक आख्यानक है और इसमें मानव प्रेम का कारण कवि का निजी दुख सामाजिक दुख के साथ एकाकार होता हुआ प्रस्तुत है। इसमें चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का भी वर्णन किया गया है। आद्रा की अगर बात करें तो 13 कविताओं के माध्यम से विभिन्न सामाजिक समस्याओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आद्रा में 13 कविताओं को रखा गया है। इसी रचना में पुत्री, इनकी पुत्री थी रमा। ठीक है, जैसे कि निराला जी की पुत्री थी सरोज और उन्होंने सरोज स्मृति लिखा था, वैसे ही सियाराम शरण की पुत्री की भी मृत्यु हो गई थी और आद्रा नामक उन्होंने ये शोक गीत लिखा था। उनकी प्रसिद्ध कविता एक फूल की चाह इसी संग्रह में संकलित की गई है। दूरवा दल में 35 कविताएं संकलित हैं, याद रखना है। इसके अलावा जो विषाद रचनाएं उसमें विदुर जीवन के अवसादों का सचित्र इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, विदुर जीवन यानी कि विदुर आप समझते होंगे, इनकी पत्नी के असामयिक मतलब पहले ही मृत्यु हो गई थी, उसके कारण इन्होंने विषाद को लिखा है। उन्मुक्त में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कौन-सा कविता है? तो ये उन्मुक्त है, याद रखना। आत्मोत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या की दर्दनाक घटना का वर्णन किया गया है। अमृत पुत्र नामक जो रचना है, ये अंतिम काव्य कृति है। इसमें 2 खंडों में यीशु की कथा है ना? यीशु तो आप जानते ही होंगे, है ना? जो क्रिश्चियन के ईसाई ईसा मसीह जिनको बोलते हैं। अगर गद्य रचनाओं की बात करें तो इनके जो कहानी संग्रह है उसमें मानुसी आता है। इसमें 1923 से लेकर 33 यानी कि 10 साल तक ये जितनी भी कहानियाँ लिखी गई थी, 11 कहानियाँ इसमें संकलित हैं। निबंध संग्रह में झूठ सच, एक हम उपन्यास पढ़ते हैं किसका, यशपाल जी का झूठा सच, ठीक है? झूठा सच, और कई बार होता है कि पेपर में एक साथ दे दिए जाते हैं कि इसमें मान लीजिए सियाराम शरण गुप्त गुप्त की कौन-सी रचना नहीं है या यशपाल जी की कौन-सी रचना नहीं है, झूठ सच, झूठा सच, इस तरीके से। तो बच्चे वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए बता रही हूँ झूठ सच किसका है, सियाराम जी का है। भावात्मक, विचारात्मक एवं संस्मरणात्मक कुल इसमें 28 निबंध संकलित किए गए हैं। इसके अलावा निबंध नाटक है, इनका पुराण पर्व 32 में लिखा था। अनुवाद गीता संवाद 1946 ईस्वी, ये गीता का समश्लोकी है। ठीक है, गीता संवाद। उपन्यास में इन्होंने गोद लिखा है 1932 ईस्वी, अंतिम आकांक्षा 1934 ईस्वी और नारी है 1937 ईस्वी। गोद और नारी जो उपन्यास हैं, उनमें नारी समस्याओं का चित्रण किया गया है। नारी की जो समस्याएँ होती हैं, उनको यहाँ पर उकेरा गया है। प्रमुख पंक्तियों की अगर बात करें, तो कुछ कुरुक्षेत्र के समर में साधा है। हम सबके थे प्यारे बापू, भारत के उजियारे बापू, जाता हूँ जाने दो मुझको, हूँ मैं सरित प्रभा। दीप तू जागृत रहा है रात्रि भर और मैं बेसुध पड़ा रहा। क्षुद्र सी हमारी नाव, चारों ओर है समुद्र वायु के झकोरे, उग्र रूप धरे हैं। ये इसमें कुछ इनकी पंक्तियाँ हैं जो आपको याद रख लेनी है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन को हम चलो पढ़ ही लेते हैं, अभी तो आधा घंटा हुआ है। बालकृष्ण शर्मा नवीन को देख लेते हैं। जन्म हुआ था इनका 8 दिसंबर 1897 ईस्वी में। ग्वालियर में जन्म हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश, और निधन हुआ था 29 अप्रैल 1960 ईस्वी को, ठीक है? इनका बचपन नाथद्वारा में बीता था और पिता इनके श्री जमुनादास वैष्णव भक्त थे। पिता कौन थे? श्री जमुनादास वैष्णव भक्त थे। 1920 ईस्वी में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर इन्होंने बीए फाइनल की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर राजनीति से जुड़ गए थे। 1955 ईस्वी में स्थापित राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। अपनी साहित्यिक सामाजिक सेवाओं के कारण 1960 ईस्वी में इनको पद्म भूषण की उपाधि भी प्रदान की गई थी। अपनी रचनाओं में स्वयं को विस्पाई एवं अनिकेतन कहा है और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने इन्हें गांधी का मजनू कहा है। ठीक है, कन्हैयालाल प्रभाकर ने बालकृष्ण शर्मा नवीन को गांधी का मजनू कहा है। इन्हें प्रेम एवं मस्ती परक काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। सन 1935 में गांधी के सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर देने पर इन्होंने लिखा था, आज खड़क की धार कुंठिता है, खाली तूनीर हुआ। तूनीर बोलते हैं तरकस को। ठीक है, पर्यायवाची याद रखना। काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछे गए हैं प्रकाशन वर्ष के साथ। तो कुमकुम 1936 में लिखा था, जबकि नगेंद्र के अनुसार इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1939 ईस्वी है। रश्मि रेखा इन्होंने लिखा है 1951 में, अपलक 1951, क्वासी 1952, विनोवा स्तवन 1955 में लिखा है, उर्मिला 1957 में लिखा है, हम विस्पाई जन्म की 1964 ईस्वी में लिखा गया है। इसके अलावा बात करें तो प्रसिद्ध कविताएं, सृजन की लकीरें 1931, विप्लव गायन 1933 ईस्वी।
ये प्रसिद्ध कविताएँ सृजन की लकीरें 1931 और विप्लव गायन 1933। कुमकुम इनका प्रथम कविता संग्रह है, ठीक है? कुमकुम क्या है इनका? प्रथम कविता संग्रह है। आगे है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं? नवीन राष्ट्रीय वीर काव्य के प्रणेताओं में मुख्य रहे हैं। ठीक है? जो नवीन जी हैं, वो राष्ट्रीय वीर काव्य के प्रणेताओं में मुख्य रहे हैं, धीरेन्द्र वर्मा का कहना है। इन्होंने 1921 से 1923 ईस्वी तक हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाली प्रभा पत्रिका यानी कि जो कानपुर से निकलती थी, इसका संपादन किया। 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक नवीन जी प्रताप पत्र के भी प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे। उर्मिला 6 सर्गों में विभक्त एक खंड काव्य है। इस कृति का लेखन महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से किया गया है। ठीक है? उर्मिला 6 सर्गों में विभक्त है, ये ध्यान रखना। उर्मिला जो इन्होंने लिखा था और इस कृति का लेखन किसकी प्रेरणा से हुआ? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से किया गया है। प्रमुख पंक्तियों में अगर बात करें, हैं बलि वेदी सखे प्रज्वलित मांग रही ईंधन छन छन, आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन। ये ठीक है, ये क्रांतिकारी पंक्तियां हैं, आप देख सकते हो। भस्म सात हो जाने दो ये प्रबल उमंगे जीवन की, अरे सुलगने दो बलि वेदी चढ़ने दो बलि यौवन की, हम विस्पाई जन्म के। इससे ये पंक्तियां दी गई हैं। आगे हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं। विप्लव गायन की पंक्तियां हैं। ओ भिकमंगे अरे पराजित, ओ मसलूम अरे चिरदोहित, हम अनिकेतन हम तो रमते राम, हमारा क्या घर कैसा वतन, लपक चाटते झूठे पत्तल जिस दिन देखा मैंने, नर को उस दिन सोचा क्यों ना आग लगा दूं आज, आग आज इस दुनिया भर को। तो यहाँ पर ये इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। आगे हमारा जो आती हैं आगे, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना? इतना आप पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पूरे नोट्स आप लेना चाहते मँगवा लीजिए घर पर, घर बैठे ही आपको इतनी सारी मेहनत बच जाएगी, इतनी सारी किताब लेने से आप बच जाओगे, है ना? केवल और केवल इसकी जो कीमत है वो है ₹650, 600 भी देंगे तो चल जाएगा, है ना? क्योंकि इसमें कुछ बचता नहीं है, ये बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए हैं, लेकिन इसमें जो है मतलब प्रिंटिंग का और उसका खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है? तो चलिए, अब अगली क्लास में मिलते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हमारा आज जो उत्तर छायावाद चल रहा है उसकी तीसरी क्लास आज हम करने वाले हैं। क्योंकि 2 क्लासेस में कंप्लीट नहीं हो पाया था, थोड़ा-सा देखिए डिटेल में अगर हम पढ़ रहे हैं कंटेंट को, थोड़ा-सा टाइम लगता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान से हमारी शुरुआत होने जा रही है इस क्लास की। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपको काफ़ी सारे नए प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट मोस्ट सीरीज़ ये चल रही है, बहुत अच्छी आपके चाहे वो आप रिवीज़न के दौर में हैं और चाहे आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, ये कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ से आपको पूरा पेपर देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन अलग आते हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, बड़े-बड़े कोचिंग्स में स जो शायद चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, वो यहाँ पे मिल रही हैं और बच्चे इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं भैया अपनी क्लास की तरफ। आप पूरी क्लास को ज़रूर देख लेना। बस मैं इसीलिए आपको ये बता रही हूँ, ताकि आप पूरी क्लास देखें, पूरा स्किप किए बिना आपको एक-एक क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि हर लाइन में एक क्वेश्चन बनता है। तो चलेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान से हम शुरुआत करेंगे। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर उत्तर छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, ठीक है? जन्म हुआ था इनका 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में। यहाँ पर मोहल्ले का नाम बताया जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान देना। तथा निधन हुआ था एक सड़क दुर्घटना यानी कि एक एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया था अप्रैल 1948 में, यानी कि आज़ादी के 1 वर्ष बाद। ठीक है? सुभद्रा जी ने वीर रस से संबंधित ये कवियत्री थी, यानी कि इन्होंने अपने देश की जागरूकता के लिए काफ़ी सारी रचनाएँ की, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन बेचारी जब देश को आज़ादी मिली, तो आज़ादी के 1 साल बाद ही आज़ादी को देख ही नहीं पाईं। आगे विवाह 15 वर्ष की अवस्था में नवलपुर के सुप्रसिद्ध वकील ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। ठीक है? 15 केवल और केवल 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था। है ना? पहले थोड़ा बाल विवाह का प्रचलन तो था ही, बच्चों की जल्दी शादियाँ हो जाती थी, कर देते थे।
क्योंकि जो ज़माना था ना वो बड़ा ही खराब था। ज़माना तो ख़ैर लड़कियों के लिए आज भी ठीक नहीं है, आज तो और भी ज़्यादा खराब है, हमेशा से ही खराब चलता आ रहा है। तो विवाह 15 वर्ष की अवस्था में नवलपुर के सुप्रसिद्ध वकील ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हो गया। तभी से ये राष्ट्रीय आंदोलन में बराबर सक्रिय रहीं तथा कई बार जेल भी गई थी, है ना? जो थे पतिदेव जे वकील थे, है ना? लेकिन पत्नी बार-बार जेल जाती रही राष्ट्रीय आंदोलन के चलते। आगे मध्य प्रांत असेंबली की कांग्रेस सदस्य के रूप में भी आपने कार्य किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि राष्ट्रीय एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों को झंकृत करने वाली ये कवियत्री रही हैं। तो गणपति चंद्र की बात को ज़रूर याद रख लेना। अगर आप नए हो और आगे अगर आप पहली क्लास है आपकी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और हाइप भी ज़रूर कर दिया करो। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी है। पीडीएफ इसका चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना। पूरे हिंदी साहित्य के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। सन 1922 ईस्वी में जबलपुर का झंडा सत्याग्रह के समय टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने सुभद्रा कुमारी का उल्लेख लोकल सरोजनी कह करके किया था। ये अच्छे से याद रख लेना है इन्हें, लोकल सरोजनी, ठीक है? आप जानते हैं जो सरोजिनी नायडू थी, अ, सरोजिनी नायडू का नाम दिया गया सुभद्रा कुमारी चौहान को और ये किसने दिया था? टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने कहा था लोकल सरोजिनी। राष्ट्रीय वसंत की कोकिला के नाम से भी आपको जाना जाता है। प्रथम काव्य रचना थी इनकी नीम के पेड़ के ऊपर, यानी कि नीम के पेड़, है ना? नीम के पेड़ के ऊपर प्रयाग से हंस पत्रिका में ये 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना हमने पढ़ी थी नीम के पत्ते, ठीक है? नीम के पत्ते उन्होंने लिखे थे लेकिन पेड़ किसने लिख डाला? सुभद्रा कुमारी जी ने। 1913 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनके अगर काव्य संग्रहों की बात करें तो मुकुल और त्रिधारा 2 काव्य संग्रह मिलती हैं। ये 1931 में प्रकाशित हुआ था। कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो बिखरे मोती कहानी संग्रह में सबसे पहले आता है बिखरे मोती, है ना? मोती बिखर गए 1932 ईस्वी में। ये इनका पहला कहानी संग्रह है। इसमें पापी पेट, भगना अवशेष, मजली रानी, होली आदि कुल 15 कहानियाँ हैं। पापी पेट कहानी को राष्ट्रीय कहानी का दर्जा भी मिला हुआ है। दूसरी कहानी संग्रह है इनका उन्मादिनी, ये 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उन्मादिनी, सोने की कंठी, नारी हृदय, वेश्या की लड़की आदि कुल 9 कहानियाँ इसमें संग्रहित की गई हैं। तीसरी कहानी संग्रह है इनका तीसरा सीधे साधे चित्र। सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी में आया। इसमें रूपा, कैलासी रानी, प्रोफेसर मित्रा आदि 14 कहानियाँ संग्रहित हैं। यानी कि 3 कहानी संग्रह यहाँ पर इनके मिलते हैं, जिनमें एक में 15 कहानी संग्रह हैं। बिखरे मोती में कुछ कहानियों के इनके याद रख लेना, जैसे पापी पेट पूछ लिया जाता है, भागना अवशेष भी पूछ लिया जाता है, उन्मादिनी खूब पूछा जाता है, ठीक है? इनको ज़रूर याद रख लेना। आगे इनकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार सीताराम सेकसरिया पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना वैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, ये 1910 ईस्वी में हुई थी। है ना? जहाँ भी ये आ जाता है। 1910 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी ओर से 2 बार इनको सेक्सरिया पुरस्कार भी मिला था। इनकी उन्मादिनी, आहुति, मजली रानी, एकादशी, किस्मत तथा नारी हृदय आदि कहानियों में अपने समय की नारी की स्थिति, उनकी समस्याओं का चित्रण हुआ है। अगर आप हिंदी साहित्य वाक़ई में पढ़ते ही हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछती हूँ कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए सेक्सरिया पुरस्कार मिला था और कब मिला था? ये मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर उसका आंसर बताइए। अगर आपको नहीं आता है तो ढूँढिए, खोजिए, वीडियो देखिए या फिर कहीं से भी खोजिए और बताइए, ठीक है? आगे देखते हैं इनकी अमराई, तांगेवाला, गुलाब सिंह, शुभांगी, राही आदि कहानियाँ राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। राही कहानी हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी आती है, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रसिद्ध राष्ट्रीय कविताओं की अगर बात करें तो झांसी की रानी इन्होंने लिखा था, असहयोग लिखा था, असहयोग, सेनानी का स्वागत, विदा, जलियांवाला बाग, वीरों का कैसा हो बसंत, मातृ मंदिर और स्वदेश के प्रति। ठीक है, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कविता हैं जो बार-बार पूछी जाती हैं। झांसी की रानी के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। झांसी की रानी बुंदेलखंड में लोक शैली में गाए जाने वाले छंद में रचित है ये। इनकी प्रसिद्ध कविता है। राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर भी यह हिंदी भाषा-भाषी जनता को कंठाग्र हो गई थी। यानी कि जब तक राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत थी और इसी कारण अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया, प्रतिबंध लगा दिया था इस पर, है ना, पढ़ने पर। लेकिन उससे पहले ही ये इतनी ज़्यादा इसका प्रचार हो चुका था कि लोगों को, जो हिंदी पढ़ने वाले लोग थे, उनको ये याद हो गई थी, है ना, कंठस्थ हो गई थी, याद हो गई थी उन्हें फिर
ज़रूरत नहीं थी पढ़ने की, ठीक है? सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। ये इस कहानी की कुछ पंक्तियाँ हैं। याद रखना, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और झांसी वाली रानी 1857 ईस्वी की क्रांति में लड़ी थी, ये ध्यान रखना, ग्वालियर से, ठीक है? झांसी की रानी से ये पंक्तियाँ, ये झांसी की रानी की कविता है, इसको आपको याद रखना है। इनकी कुछ पारिवारिक कविताएँ भी मिलती हैं, जैसे मेरा नया बचपन, बालिका का परिचय, इसका रोना, राखी और राखी की चुनौती। ठीक है, ये कुछ पारिवारिक कविताएँ हैं जो सुभद्रा कुमारी चौहान की मिलती हैं। प्रकृति परक कुछ कविताएँ लिखी थी, फूल के प्रति, मुरझाया फूल और सिसिर समीर। ठीक है, ये प्रकृति परक कविताएँ मिलती हैं। इनकी प्रमुख पंक्तियों की अगर बात करें, तो मेरा मंदिर मेरा मस्जिद, कब काशी है मेरी, मेरा तो हर काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा। ठीक है? अपनी तो जैसे-तैसे कट जाएगी, वो वाला गाना यहाँ पर याद आता है। मेरा तो हर काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा, है ना? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। विजयिनी माँ के वीरस पुत्र पाप से असहयोग ले ठान, बूंदे ले हर बोलों के सुख मैंने हँसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। ये कुछ इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं जो पूछी जाती हैं। वैसे पंक्तियों की एक अलग से क्लास मैं ज़रूर करवाऊँगी, छायावाद और उत्तर छायावाद दोनों को लेकर के, है ना? छायावाद की अभी तक करवाई नहीं है, लेकिन करवा दूँगी बाद में, मुझे सब कुछ याद है ना? सोहन लाल द्विवेदी के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1906 ईस्वी में, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये सभी, एक-एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात है आपकी रुचि बढ़ाने के लिए साहित्य में, मैंने यहाँ पर हाइलाइट कर रखा है ना, बहुत टाइम लगता है, हाइलाइट करने में ही 1 घंटा लग जाता है। टाइप अलग से करो और फिर 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा इनको हाइलाइट करने में लग जाता है, अलग-अलग छाँट-छाँट करके, है ना? कि कहाँ से हमें हाइलाइट करना चाहिए ताकि बच्चों की रुचि बने और उनको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए, और उनका मेन चीज़ है कि वो जो मेन पॉइंट है वो आप उनको याद रह जाए। तो इतना हम आपके लिए सोचते हैं, तो आप भी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, खूब शेयर करिए दबा के, है ना? क्योंकि अच्छे नोट्स हैं, अगर बच्चों तक पहुँचेंगे तो अच्छा है, किसी का फ़ायदा हो जाएगा, भला हो जाएगा। हम सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के बिंदकी गाँव में, और निधन हुआ था 1988 ईस्वी में। 1938 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से इन्होंने संपादन किया था। बाल सखा का अवैतनिक संपादन भी इन्होंने किया था, ठीक है? बाल सखा का अवैतनिक संपादन भी किया था, ये भी एक पत्र है बाल सखा के नाम से। 1969 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है? पद्मश्री उपाधि क्या, बल्कि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर नगेंद्र ने इनको अत्यंत सरल भाषा में राष्ट्रीय चेतना का स्वर व्यक्त करने वाला कवि भी बताया है, ठीक है? डॉक्टर नगेंद्र ने सोहनलाल द्विवेदी को अत्यंत सरल भाषा में राष्ट्रीय चेतना का स्वर व्यक्त करने वाला कवि कहा है। काव्य रचनाओं की अगर बात करें, तो भैरवी 1941, वासवदत्ता 42, कुणाल 43, पूजा गीत 45, विषपान 45, योगाधार 44, वासंती 44, चित्रा 1944, बांसुरी 44, झरना 44, बिगुल 44। अब यहाँ पर भ्रमित करने वाली कुछ रचनाएँ आ जाती हैं, जैसे कि झरना आ गया। झरना आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी का भी है, जिसे छायावाद की शुरुआत मानी गई है, और झरना सोहनलाल द्विवेदी का भी है। इसी तरह से पूजा गीत हमने और भी कहीं पढ़े हैं, है ना? किसके पढ़े हैं एक बार आप देख लेना, पूजा गीत। और इसके अलावा युगाधार, जैसे कि युग चरण हमने किसी और का पढ़ा है, युगा, और आगे हम प्रगतिवाद में और भी पढ़ेंगे, युग से संबंधित, और मैथिली शरण गुप्त का भी पढ़ा है, युगांत, युगवाणी, है ना? पंत जी का भी पढ़ा है, तो थोड़ा देख लेना, ये मिलती-जुलती सी कुछ रचनाएँ होती हैं। आगे देखते हैं, 1944 ईस्वी में इन्होंने प्रमुख भारतीय भाषाओं की गांधी संबंधी सुंदर रचनाओं का संकलन कर गांधी अभिनंदन ग्रंथ का भी संपादन किया था। ठीक है, गांधी अभिनंदन ग्रंथ, इसका संपादन इन्होंने किया है। गांधी संबंधित जो भी सुंदर रचनाएं इनको मिली भारतीय भाषाओं में, उनका संकलन इन्होंने इस नाम से किया था। 1956 ईस्वी में जय गांधी नाम से इनकी राष्ट्रीय रचनाओं का प्रकाशन भी हुआ था। आगे पढ़ेंगे अब यहाँ पर श्याम नारायण पांडे के बारे में। शायद आपने इतना डिटेल में श्याम नारायण जी को कभी ना पढ़ा हो, ना जितना आपको यहाँ पर मिल रहा है। जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। अच्छा, मैं बता देती हूँ, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म भी 1907 ईस्वी में हुआ था।
और इसके अलावा महादेवी वर्मा का जन्म भी 1907 ईस्वी में हुआ था, है ना? और भी कई एक आध और का हुआ है ना, अभी हमने पढ़ा था। मुझे अभी फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है। श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म भी 1908 ईस्वी में हुआ था, 1 साल बाद। ठीक है? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के डुमराव गाँव में तथा निधन हुआ था 1991 ईस्वी में। वे राष्ट्रीय काव्य धारा के उन कवियों में से हैं जिन्होंने इस काव्य परंपरा को मंचों पर स्थापित किया है। ठीक है? काव्य परंपरा को मंच दिए हैं जिन्होंने। आजकल बोलते हैं ना कवि मंचों पर जाकर के बोलते हैं, तो वे राष्ट्रीय काव्य धारा के उन कवियों में से हैं श्याम नारायण पांडे जिन्होंने मंच प्रदान किए हैं। किसको? काव्य परंपरा को यानी कि कवियों को। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं इनके बारे में? इन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है। ठीक है? वीर काव्य की जो परंपरा है उसको खड़ी बोली में लेकर आने का काम किसने किया है? तो श्याम नारायण पांडे ने किया है। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार पांडे जी वीर रस के अनन्य गायक थे। ठीक है? जो पांडे जी थे श्याम नारायण पांडे जी ये वीर रस के अनन्य गायक थे। इन्होंने कुल 4 महाकाव्य रचे। 4 महाकाव्यों में हल्दी घाटी, जौहर, शिवाजी और तुमुल का नाम यहाँ पर आता है। ठीक है? आगे देखते हैं हल्दी घाटी ये 17 सर्गों में विभक्त है। ये महा सर्द 17 सर्गों में विभक्त एक महाकाव्य है जिसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन के साथ-साथ राजस्थान की वीर भूमि को भी उल्लेखित किया गया है। हल्दी घाटी के लिए पांडे जी को देव पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, ये अच्छे से याद रख लेना। हल्दी घाटी देव देव को मिला है, ठीक है? देव पुरस्कार मिला है हल्दी घाटी के लिए। जौहर पांडे जी का दूसरा महाकाव्य है 21 चिनगारियों में विभक्त। चिनगारियों का अर्थ है मतलब पार्ट में डिवाइड या फिर अध्यायों में विभाजित 21 चिंगारियों में विभक्त इस महाकाव्य में चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को आधार बनाकर वीर रस के साथ करुण रस का भी इसमें गंभीर पुट मिलता है। जौहर की कहानी राजस्थान के इतिहास में लोमहर्षक आत्म बलिदान की एक ज्वलंत कथा है। ठीक है? जौहर आप जानते ही हैं, जो महारानी पद्मिनी थी, चित्तौड़गढ़ की महारानी थी, है ना? और सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी महारानी पद्मिनी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, तो चित्तौड़ के जो महाराजा थे, महाराजा रतन सिंह जो पद्मिनी के पतिदेव थे, वो उस युद्ध में मारे गए थे, है ना? और उनके मारे जाने के बाद उसमें जितनी भी स्त्रियाँ थी, उन सबने क्या किया था, आग में कूद करके अपनी जान देती थी, जिसे जौहर कहा जाता है। इसे जौहर करना कहते हैं। राजस्थान में ऐसे शायद मुझे लगता है 3 या 4 जौहर हुए हैं, है ना? इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे तो देख लेना। इस महाकाव्य के लिए पांडे जी को द्विवेदी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। विशेष अगर हम देखें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा डॉक्टर सुधींद्र ने भी जौहर नाम से प्रबंध काव्य लिखे हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा पॉइंट लिख दिया था, है ना? याद नहीं रहता। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर सुधींद्र, इन दोनों ने भी जौहर नाम से रचना लिखी है। तुमुल तुमुल में लक्ष्मण व मेघनाद के युद्ध का चातुर्य प्रकट किया गया है। है ना? आपने रामायण तो ज़रूर देखी होगी, ऐसा कोई भारत का मुझे तो नहीं लगता भारतवासी ऐसा कोई होगा, जिसने अभी तक रामायण ना देखी हो जो टीवी पर चलती थी। तो उसमें लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का जो चातुर्य है वो उसमें प्रकट किया गया है तुमुल के अंदर। श्याम नारायण पांडे को आधुनिक कविता का चारण कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, ऊपर तो हमने 4 प्रबंध काव्य देखे। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएँ रिमझिम, आरती, जय हनुमान, जय पराजय, गोरावध, घास की रोटी भी महाराणा प्रताप ने ही खाई थी, ये बताया जाता है। परशुराम, रूपांतरण और माधव आंसू के कण, ये सभी कुछ कविताएँ हैं, रचनाएँ आपको याद रखनी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, ये भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से संबंधित हैं। इन्होंने पंजाब तथा ग्वालियर से अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। इस प्रकार के अन्य कवियों पर बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, उनको छोड़ देते हैं और आजकल जो प्रश्न है ना वो वहीं से ही बन रहे हैं। तो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, कहाँ-कहाँ से? पंजाब और ग्वालियर से। इनके काव्य संग्रहों की अगर बात करें तो जीवन संगीत 1940, नवयुग के गान 42, बलि पथ के गीत, भूमि की अनुभूति, मुक्ति का चिंतन कन 1954, सांस्कृतिक प्रश्न 1954 ईस्वी। ठीक है, ये सभी इनके काव्य संग्रह। नाटकों की बात करें तो प्रताप प्रतिज्ञा, समर्पण, गौतम नंद। अब आप जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का भी मिलता है समर्पण, ठीक है? और किसका मिलता है ये? ये हमें जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का भी समर्पण मिलता है, ठीक है? आगे केदारनाथ मिश्र प्रभात के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। 1927 ईस्वी में भरतपुर में आयोजित अखिल भारतीय बसंत प्रतियोगिता में इनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ, इनका जन्म मृत्यु यहाँ पर नहीं है। केदारनाथ मिश्र प्रभात का वो 1927 ईस्वी में प्रथम पुरस्कार मिला था। भरतपुर, भरतपुर राजस्थान के अंदर है।
और भरतपुर में आयोजित अखिल भारतीय बसंत प्रतियोगिता जो हुई थी, इनकी सर्वप्रथम रचना थी कलेजे के टुकड़े। ये 1928 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। इनके कुछ कविता संग्रह हैं यहाँ पर। कंपन 1942, चिर स्पर्श 1951, कर्ण 1951, सेतुबंध 66 और शुभ्रा 1967। अब आप ये बिल्कुल भूल मत जाना क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं। कंपन पूछा जा चुका है, चिर स्पर्श बहुत पूछा जाता है, सेतुबंध बहुत पूछा जाता है। ठीक है, शुभ्रा भी शायद मैंने कहीं और पढ़ा है ना? पीवाईक्यू में पढ़ा है। प्रबंध काव्य की और अगर बात करें तो कैकई 1950 में, तप्त गीत 54, ऋतंभरा 1957 ईस्वी, ठीक है? इनको भी याद रखना, ये इनके प्रबंध काव्य हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो समुद्र की मोती 1952, आश्चर्यजनक कहानियाँ 52 में लिखा, चारों ही 52 में लिखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मनोरंजक कहानियाँ और मूर्खों की कहानियाँ, है ना? समुद्र के मोती, आश्चर्यजनक कहानियाँ, मनोरंजक कहानियाँ और मूर्खों की कहानियाँ, ये सभी कहानी संग्रह हैं। आगे देखते हैं अब यहाँ पर हमारा जो तीसरा भाग किया था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, उत्तर छायावाद को 3 भागों में बाँटा है। 2 तो हम पढ़ चुके हैं, हालावाद और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। यहाँ पर तीसरे का नाम है समष्टि चेतना प्रधान काव्य, ठीक है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस काव्य धारा को समष्टि चेतना प्रधान काव्य की संज्ञा दी है। छायावाद युग के समानांतर, अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी है ना, तो आप सभी से मतलब गुज़ारिश है कि आप ज़रूर देखिए, इससे आपको ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। मुझे इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। छायावाद युग के समानांतर चलने वाली ऐसी काव्यधारा जिसमें सौंदर्य की अनुभूति, प्रणय वेदना, रहस्य अनुभूति एवं राष्ट्रीय भाव की अभिव्यक्ति आदि सभी का एक साथ सामंजस्य मिलता हो, समष्टि चेतना प्रधान काव्य उसे कहा जाता है। जानकी वल्लभ शास्त्री का नाम इसमें आता है ना? बहुत सारे ऐसे कवि होती हैं जिनको आप कहीं देखने को नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक-एक कवि मिल जाएगा ढूँढने को, ठीक है? जानकी वल्लभ शास्त्री, इनकी प्रमुख रचनाएँ रूप, अरूप, गाथा, तीर तरंग, शिप्रा, मेघ गीत, उत उत्पल दल, अवंतिका और राधा। राधा इनका महाकाव्य जो 1971 में आया था। प्रकाशन वर्ष मैंने दे रखा है, आप पढ़ लेना। हरिकृष्ण प्रेमी का नाम आता है, ठीक है? समष्टि प्रधान में। तो हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में दिनकर जी के साथ ग्वालियर के गुना नामक स्थान पर, तथा निधन हुआ था 1974 ईस्वी में। पंडित माखन लाल चतुर्वेदी के साथ इन्होंने त्याग भूमि में पत्रकार के रूप में प्रारंभ किया था, ठीक है? त्याग भूमि में पत्रकार के रूप में ये प्रारंभ इन्होंने अपना जो करियर की शुरुआत की है। ध्यान रखना, लाहौर से भारतीय पत्रिका का प्रकाशन भी आपने किया था। आकाशवाणी जालंधर, आकाशवाणी ये जालंधर में हिंदी दिग्दर्शक भी रहे और उसके बाद फ़िल्म क्षेत्रों में भी आपने कार्य किया है, लिखने का ही कार्य किया होगा, है ना? कविता संग्रह की अगर बात करें तो आँखों में जादूगरनी, जादूगरनी पूछा जा चुका है। अनंत के पथ पर पूछा जाता है। अग्निगान, रूप दर्शन, प्रतिभा, वंदना के बोल और रूपरेखा, ये सभी हरिकृष्ण प्रेमी जी के कविता संग्रह हैं, याद रखना। नाटक को देखते हैं, नाटक रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? तृतीय उत्थान काल के 2 नाटककार जयशंकर प्रसाद और हरिशंकर प्रेमी दिखाई पड़े, ठीक है? 2 ही नाटककार दिखाई पड़े। दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल की ओर रही। प्रसाद ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर चुना, ठीक है? मुस्लिम काल के भीतर का मतलब है कि जब मुस्लिम मुगलों का जब यहाँ पर शासन था, तो हरिकृष्ण प्रेमी ने जो अपने नाटक लिखे हैं ना, वो उसी दौर के लिखे हैं, ठीक है? डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि इनके नाटक राष्ट्रीयता और देश प्रेम के भावों से ओतप्रोत हैं और इस रूप में अपने युग के सच्चे प्रतिनिधि हैं। इनकी प्रथम प्रकाशित कृति है स्वर्ण विहान, 1930 ईस्वी में अंक दृश्य रहित गीति नाट्य है। पहला ऐतिहासिक नाटक है इनका रक्षाबंधन, 1934 में आया, तथा एकमात्र पौराणिक नाटक है इनका पाताल विजय, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका जो रक्षाबंधन है ना, वो बहुत बार पूछा जाता है, हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है ये, ठीक है? याद रखना। ऐतिहासिक नाटकों में जो थोड़ा देख लेते हैं, बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं, देखते हैं, है ना? एक बार पढ़ लेती हूँ मैं। रक्षाबंधन 34 में आया था, इसको अच्छे से क्रम से याद रख लेना। सेवा साधना बहुत बार पूछा गया है, प्रतिशोध पूछा जाता है, स्वप्न भंग भी पूछा जाता है। आहुति 40 में, मित्र 1945, विषपान 1945, उद्धार 49, शपथ 51, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, विदा, संरक्षक, सांपों की दृष्टि और सृष्टि 1959, रक्तदान 1962, आन का मान 1962, अमर आन, अमर बलिदान, अमृत पुत्री, संवत प्रवर्तन, श्री भग्न प्राचीर, ठीक है? तो इसके अलावा इसमें से ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऊपर वाले ही हैं, रक्षाबंधन, सेवा साधना, प्रतिशोध, स्वप्न भंग, आहुति, इसके अलावा उद्धार, है ना? और विदा, शायद यही हैं जो अभी तक पूछे गए हैं।
फिर भी आप सबको याद कर लेना, एक अमर बलिदान भी पूछा जाता है, ठीक है? बाकी आप सभी को याद करिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपसे जो मैं बता रही हूँ वही पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, अदरवाइज़ मैं इतना लिखती क्यों यहाँ पर, है ना? इसीलिए तो लिखा है, अब बार-बार याद करिए, बार-बार रिवीज़न करिए, बार-बार लिख के देखिए। सामाजिक नाटकों की अगर बात करें तो हरिकृष्ण प्रेमी का एक नाटक है बंधन 1940 ईस्वी में लिखा। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1941, छाया 1941 और ममता 1967 में लिखा था। बंधन, छाया और ममता ये इनके सामाजिक नाटक हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी के। एकांकी संग्रह की बात करें तो मंदिर इनका 1942 में लिखा गया, बादलों के पार 1952 में। यह भी एक खेल है, प्रेम अंधा है, रूप सिखा, मातृभूमि का मान और निष्ठुर न्याय प्रेमी, जो कि ऐतिहासिक एकांकी है। अगला नाम यहाँ पर आता है विद्यापति कोकिल का। विद्यापति कोकिल, ये विद्यावती कोकिल है, सॉरी विद्यावती कोकिल है ना? और ये महिला कवयित्री हैं, पहले विद्यापति नहीं है ये, विद्यापति नहीं है, विद्यापति को ऐसे मैथिल कोकिल कहा जाता है, कहीं आप गलत समझे, वो आदिकाल में हमने पढ़े थे। कोकिल जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थी, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अंकुरिता, माँ, माँ नाम से भी इन्होंने एक रचना लिखी है। सुहागिन, सुहाग गीत को पूछा जाता है, पुनर्मिलन, अमर ज्योति, प्रेम बिना तस्वीर ये इनका नाटक है। ठीक है, विद्यावती कोकिल की रचनाएँ। पंक्तियों की बात करें, सखी अब रस बरसे में भीजे, भीतर बरसे बाहर बरसे, दिन बरसे भर राती, रस मुझ में सीसा मैं रस में तनिक तनिक कर सींचे। आगे नाम आता है एक और सुमित्रा कुमारी सिन्हा का, ठीक है? सुमित्रा कुमारी सिन्हा, जन्म हुआ था 1915 फैजाबाद में। इनकी प्रमुख रचनाएँ काव्य संग्रह में विहाग 1935, आशा पर्व 42, पंतनी और बोलों के देवता, पंतनी बोलों के देवता 1954 और प्रसारिका 1955। कहानी संग्रह में आता है अचल सुहाग और वर्षगांठ। ये रचनाएँ आप याद रख लेना। बाल साहित्य की अगर बात करें तो कथा कुंज, कहानी संग्रह, आंगन के फूल, कविता संग्रह और दादी का मटका। ये इनके कुछ बाल साहित्य हैं। अब यहाँ पर हमारा छायावाद पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। छायावाद, हालावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। आदिकाल से लेकर के हमारी क्लास चल रही है। पूरा हिंदी साहित्य आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पर ही, है ना? तो आप चाहें तो आप किसी भी एग्ज़ाम की चाहे तैयारी कर रहे हो, आप मेरे साथ में जुड़िए और पूरी क्लासेस को सभी को ज़रूर देख डालिए। जो क्लासेस नहीं देखे, नए जुड़े हो, तो जाकर के देख लीजिए। आज मैं उनकी एक अलग प्लेलिस्ट भी कर दूँगी जिनमें कंटेंट है, ठीक है? ये वन लाइनर फॉर्म में आपको कंटेंट कराया जा रहा है। बहुत ही अच्छी ये क्लासेस हैं और आपको बहुत ही फ़ायदा इससे इनसे मिलने वाला है ना? बहुत फ़ायदा। आप जब पेपर में किसी में भी बैठोगे और आके कहोगे ना, मैम आपके क्लासेस से ही आया था पूरा, ये मुझे विश्वास है ऐसा ही होगा। और अगर आप ये नोट्स मँगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये नंबर है, आप इस पर संपर्क करके अ संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? इस पर आप नंबर संपर्क संपर्क कर लीजिए, आपको ये नोट्स आपके घर तक पहुँच जाएँगे। लेकिन हाँ, और मैं आपको कीमत भी बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा महँगा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? जितनी इसका मतलब जितनी इसमें मेहनत लगी है ना, उसके अपेक्षा तो ये कुछ भी नहीं है। केवल और केवल ₹650 में, ठीक है? ₹650 में आपको ये नोट्स हैं, जो आपके घर तक पहुँच जाएँगे, क्योंकि डिलीवरी का चार्ज ही इसमें कितना है, एक ₹100 से ऊपर का लगता है ना? तो इतना आप भई इसमें तो इतना में तो कुछ भी नहीं है, एक किताब ही आपको इतने में मिलती है और ये भी एक किताब ही है। लेकिन बहुत ही अच्छे नोट्स मिल रहे हैं, किसी भी एक किताब से पढ़ कर के आप इतना डिटेल में नहीं मिलेगी आपको किसी भी किताब में जितना यहाँ पर मिल रहा है। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया, अगर आपको चाहिए तो सीधा फ़ोन पे करके आप अपना एड्रेस, फ़ोन पिन वगैरह सब कुछ भेज देना, मुझे संपर्क कर लेना, बात कर लेना, ठीक